बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा मोशन इन स्ट्रेट लाइन छोड़ना तो छोड़ो, अगर थोड़ा बहुत उसका कमजोर भी रह गया ना, मैं इधर चला जाने कहां मैं किधर चला, तुम्हारे अंदर तो किसी और की आत्मा घुसी हुई है ना वैसे भी, तो अगर उसको निकाल दे तो तुम्हारा क्या वजूद है, कोई भी वजूद नहीं। सेम इसी तरीके से कोई ऐसा साल नहीं जा रहा, पिछले 3-4 साल से देख रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी के ऊपर सवाल ना आया हो। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ये 2 डायमेंशनल मोशन नहीं। मैं थोड़ा छोटा हो जाऊं, ठीक है मैं छोटा हो जाता हूं, तुम भले अपनी नजरों में पॉजिटिव हो, और वीजी वो भी आगे की तरफ, वो भी अपनी नजरों में पॉजिटिव है, लेकिन ये आया माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब लड़की की नजरों में तुम नेगेटिव हो, तुम रेड फ्लैग हो भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जिस रास्ते पर मुझे मालूम है कि तुम तो शायद जिंदगी में कभी नहीं चलोगे, और जिस पाथ को हम कहते हैं, जिस मोशन को हम कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, बहुत ही शानदार चैप्टर है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी बच्चे की फिजिक्स अगर अच्छी होगी आगे जाके, या फिर अगर किसी भी बच्चे को फिजिक्स समझ में नहीं आएगी या फिर बर्बाद होगी, तो उसके पीछे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन शायद तुमको अगर लगे कि इंडिविजुअली जेडब्ल्यू मीन्स के अंदर तो कम सवाल आते हैं तो छोड़ दे होते हैं, तो मैं बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा मोशन इन स्ट्रेट लाइन छोड़ना तो छोड़ो, अगर थोड़ा बहुत उसका कमजोर भी रह गया ना, तो वो भैया मैं कह रहा हूं कि आधे नंबर भी अगर फिजिक्स के अंदर ले आए, मतलब 100 में से 50 नंबर भी लिया है, तो वो बहुत बड़ा एक मिरेकल हो जाएगा मेरे प्यारों। क्योंकि हर आने वाला आगे जितने भी चैप्टर होंगे, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, अरे एफएचएम हो गया, जितने भी चैप्टर हैं भाई साहब, अरे उसको हटाओ। आगे की अगर मैं बात करूं, क्लास 12 में तुम्हारी मॉडर्न फिजिक्स हो गई, कोई सा भी चैप्टर हो जाए, कहीं ना कहीं मोशन एंड स्ट्रेट लाइन की बातें तुम्हारे यूज में आएंगी ही आएंगी। मतलब इस चैप्टर की बातें पूरी फिजिक्स में तुम्हारे काम में आने वाली है, और अगर ये चैप्टर तुमने वीक छोड़ दिया तो समझ जाओ कि तुम्हारी लुटिया डूब चुकी है। तो अब तुमको ऐसा कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि भैया मास्टर तुम्हारे सामने हाजिर है। ये चैप्टर पूरे स्क्रैच से पढ़ाने के लिए बिल्कुल जीरो बेसिक से पढ़ाऊंगा, और आज ही के सेशन के अंदर अरे मेंस तो उधेड़ के रख दोगे। मैं कह रहा हूं एडवांस लेवल के भी सवाल तुमसे सॉल्व कराऊंगा। तो ये सेशन बस तुमको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक लगाना है। इस वीडियो को लाइक कर दो, और फटाफट तुम्हारे अंदर कितना जोश और जुनून है मुझे कमेंट बॉक्स में दिखा दो। भाई वेटेज की अगर हम बात कर ले, पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स को कहा जाता है कि भैया फिजिक्स की जान है, फिजिक्स की आत्मा है। अगर तुम्हारे अंदर से उसको निकाल दूं, किसको, तुम्हारे अंदर तो किसी और की आत्मा घुसी हुई है ना वैसे भी, तो अगर उसको निकाल दे तो तुम्हारा क्या वजूद है, कोई भी वजूद नहीं। सेम इसी तरीके से अगर फिजिक्स में से काइनेमेटिक्स को निकाल दो तो भाई साहब फिजिक्स में कुछ बचता नहीं है। 2024 में देखो काइनेमेटिक्स, अब इसके अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन दोनों आ गए। अभी फिलहाल हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेशन 1 कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 42 सवाल, 28 सवाल, 20 सवाल, धीरे धीरे गिरता जा रहा है। 2027 में जिस तरीके से ग्राफ गिरा, तो हो सकता है 2027 के अंदर फिर से 42 सवाल आ जाए। 42 सवाल का मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब मैं पूरे के पूरे चांसेस है कि यहां से 2 से 3 सवाल तो स्टिल तुम्हारे आएंगे आएंगे, और ये बड़ी बेसिक बात है। अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो 2 से 3 सवाल है काइनेमेटिक्स से, लेकिन अगर इनडायरेक्टली बोलूं तो भाई साहब बहुत सवाल है। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइजेशन है, तो तुम इसको वेटेज के बेसिस पर इस चैप्टर को तोलना मत। अब आज के सेशन के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर भी सवाल आ जाता है, लेकिन जेडब्ल्यू इमेज के अंदर इसका डायरेक्ट यूज तो नहीं होगा, इनडायरेक्ट यूज कहीं ना कहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हर साल कोई सा ऐसा साल नहीं जा रहा, पिछले 3-4 साल से देख रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी के ऊपर सवाल ना आया हो। ये हम करेंगे आज के सेशन के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन बेसिक बात है, एक्सप्रेशन के ऊपर डायरेक्ट सवाल तो नहीं आएंगे, लेकिन एक्सप्रेशन समझने के बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर तो सवाल आते ही है, और एक से एक बढ़िया सवाल आता है, हर साल आता है, तो ये अभी हम करेंगे। नेक्स्ट फिर इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारा निकल कर आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये सारी की सारी बातें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी की सारी बातें आज के इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और फिर इसके अगले सेशन के अंदर मैं तुमको ग्राफ पढ़ाऊंगा। ग्राफ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर एक तरफ और ग्राफ एक तरफ, तो वो हम बढ़िया से करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम अच्छे से करेंगे, तो वो सारी बातें अगले सेशन में होंगी। इस चैप्टर के मैं 2 ही पार्ट लेकर आऊंगा, और 2 पार्ट में सारी बातें कवर हो जाएंगी। और जितने भी अच्छे से अच्छे सवाल होते हैं ना, जैसे कि वो पानी की बूंद टप टप करके गिर रही है, तो आपसे कहा जाएगा बताओ आफ्टर इतना टाइम थर्ड वाली ड्रॉप जमीन से कितनी हाइट पर है। ऐसे ऐसे सवाल जो सुनने में तुमको टफ लगते हैं ना, ये तुम इजीली कर लोगे, आज के सेशन के अंदर कर लोगे, मैं बता रहा हूं। तो हर टाइप का सवाल जैसे भी आ सकता है वो हम करेंगे। तो भैया सबसे पहले बात, जैसे मैं तुमको बताऊं, फिजिक्स में पूरा का पूरा मेजर पोर्शन मैकेनिक्स का आता है। अब मैकेनिक्स में भाई हमारी 2 बात आती है, एक स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, और डायनेमिक्स का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो अभी हम मोशन वाली बातें करेंगे। अब मोशन में भी ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है, काइनेमेटिक्स भी हो सकता है और काइनेटिक्स भी हो सकता है। मतलब क्या हो गया भाई साहब, सुनते जाओ।
काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो हो रहा है सो हो रहा है, हमें उसके पीछे का मतलब नहीं जानना। समझ रहे हो? काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? जो हो रहा है सो हो रहा है, मुझे उसके पीछे का मतलब नहीं जानना। और काइनेटिक्स का मतलब मैं उसके पीछे का कॉज भी जानता हूं। मतलब काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमें उसके कॉज से मतलब नहीं होगा। समझ रहे हो? जो हो रहा है उसे होने दो, फ्लो के साथ बहो, क्यों हो रहा है उसके पीछे दिमाग मत लगाओ, तो काइनेमेटिक्स है। लेकिन वो क्यों हो रहा है, क्या फोर्स लगी, वो सारी की सारी बातें फिर वो काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी आज जो हम पढ़ रहे हैं वो काइनेमेटिक्स पढ़ना है मेरे भाई। अब काइनेमेटिक्स के अंदर भी दो हमारे केस निकल कर आते हैं, एक रेक्टिलिनियर मोशन निकल कर आता है और एक कर्वीलिनियर मोशन निकल कर आता है। मैं तुमको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से ये बात समझाता हूं। इधर आओ, देखो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूं ताकि तुमको अच्छे से सारी बातें दिखने लगे। मेरा आप सभी बच्चों से यार एक सवाल है, देखता हूं कितने बच्चे जवाब दे पाएंगे। अगर आपको लगता है कि भाई आप अच्छे हो या फिर आपने चैप्टर पहले कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो अगर पढ़ा है तो आपको भाई इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। तो मैंने अगर आपसे कहा कि भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को मेरे प्यारे बच्चों मोशन मोशन इन 1D भी कहते हैं। अब मोशन इन 1D, तो अगर मैं तुमको ऐसा करके कुछ इक्वेशन दे दूं, आपसे कहूंगे यार वेलोसिटी दे रखी है मुझे 2i कैप, तो ये कैसा मोशन है? तो आप बोलोगे सर ये तो मोशन इन 1D है, एक एक्सिस में चल रहा है। फिर अगर मैं कहता हूं यार वेलोसिटी मुझे दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप, अब बता मोशन कैसा है? अब शायद आप बोलोगे सर ये मोशन 2D है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में चल रहा है। जिनको नहीं मालूम थोड़ा बता दूं, आई कैप का मतलब ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में चल रहा है 2 मीटर की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 3j कैप का मतलब ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब ऐसे अगर मैं तुमसे कहूं यार वेलोसिटी मैंने दे रखी है तुम्हें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं ये कैसा मोशन है, तो तुम बोलोगे सर ये 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि हाँ सर ये बात सही है, तो मैं बता रहा हूं आप गलत है। ये तीनों के तीनों ही, ये तीनों के तीनों ही 1 डायमेंशनल मोशन है भाई साहब। मोशन एंड स्ट्रेट लाइन को मोशन एंड 1D भी कहा जाता है, चेक कर लेना। बहुत सारे यूट्यूब पर महान महान मास्टरों ने गलत पढ़ा रखी है ये बात, और ये बात यूट्यूब पर किसी ने बताई नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूं, सिर्फ मैं तुमको बता रहा हूं, सिर्फ मैं तुमको ये बात बता रहा हूं, ध्यान से देखो। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? मैंने तुमसे सिर्फ इतनी सी बात बोली कि अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में के साथ साथ वाई में भी चल रहा है, जेड में भी चल रहा है, स्टिल वो मोशन इन 1D कहलाया जाएगा। क्योंकि मोशन इन 1D का मतलब जो है वो 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब बच्चा समझता है कि एक एक्सिस में चलेगा, नहीं। मोशन इन 1D का मतलब ही है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन मैं एक एग्जांपल दूं ना, तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं भाई। मैं अगर आपसे कहता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे सीधे सीधे चल रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है मास्टर जी? ऐसे चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो ये कैसा मोशन हो गया? अब बोलोगे सर ये एक्स एक्सिस में चल रहा है। मैंने कहा तो ये कैसा मोशन हो गया? सर जी 1D मोशन हो गया। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे ये कहता हूं, अगर मैं तुमसे ये कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ऐसे, अब ये कैसा मोशन है? सर ये 2D। नहीं भाई, ये भी 1 डायमेंशनल मोशन है। क्यों है 1 डायमेंशनल मोशन? 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब मैंने क्या बताया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां पर भले ही वाई एक्सिस में भी चला, भले ही एक्स एक्सिस में भी चला, लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन में चला? हाँ सर चला। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ये 2 डायमेंशनल मोशन नहीं, ये 1 डायमेंशनल मोशन ही है। तो फिर 2 डायमेंशनल मोशन क्या होगा वो भी मैं तुमको पढ़ा देता हूं, लेकिन यहां पर अभी इस चैप्टर में उसका यूज है नहीं। लेकिन हाँ, कंपेयर करने के लिए पता तो होना चाहिए कि भाई यहां पर अगर 2 डायमेंशनल मोशन कोई तुमसे कह रहा है, तो 2 डायमेंशनल मोशन ऐसे कुछ हो गया। मतलब अगर उसने कुछ कर्व ले लिया, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है दोनों एक्सिस में चल रहा है, यहां पर भी चल रहा था ऊपर भी नीचे भी, लेकिन ऊपर स्ट्रेट लाइन में चल रहा था तो 1D है। यहां पर एक कर्व पाथ में चल रहा है, एक प्लेन के अंदर चल रहा, तो अब ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। और ये 2 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ प्लेन, ये हमारा अगला चैप्टर है, इसके बाद मैं तुमको पढ़ाऊंगा तो वो आएगा। समझ रहे हो? ऐसे 3 डायमेंशनल मोशन में जेड एक्सिस में मतलब ऑब्जेक्ट बोर्ड के बाहर, स्क्रीन, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन, इसके भी बाहर निकल कर आने लगा, लेकिन एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी चल रहा है और बाहर भी आ रहा है। इसका मतलब मैं ऐसे कहूंगा ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है भाई साहब, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्टिल वो हमारा 1 डायमेंशनल मोशन होगा, भले ही तीनों एक्सिस में चल रहा है। तो मोशन इन 1D का मतलब एक एक्सिस में चलना नहीं होता, स्ट्रेट लाइन में चलना होता है। ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। चैप्टर पूरा पढ़ लिया लेकिन ये बात तुमको नहीं मालूम थी, बर्बाद हो गए तुम। समझ रहे बात को? तुम बर्बाद हो गए। तो काइनेमेटिक्स में जैसे मैंने बोला कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब्स द मोशन विदाउट गोइंग इनटू इट्स कॉज,
भाई ये वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर तुम मोशन में जाते हो बिना वजह को जाने, उसको हम कहते हैं भैया काइनेमेटिक्स। आइए आगे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी की भैया ये जो सीरीज आप देख पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि एवे हम लिया है, तुम लोगों की भारी डिमांड आई थी कि सर सेशन लेकर आओ, पीवाईक्यूज लेकर आओ। मैं पीवाईक्यूज भी लेकर आने लगा, सर सेशन वन शॉट की फॉर्म में नहीं, लेक्चर बाय लेक्चर लेकर आओ। तो भाई साहब हम लेक्चर बाय लेक्चर तुम्हारी डिमांड पर ये पूरी की पूरी सीरीज आई है और आगे भी आती रहेगी, पूरी कंटिन्यूड रहेगी, पूरी 11th और 12th क्लास फ्री में पूरे यूट्यूब पर इतने बेसिक तरीके से बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज के साथ एडवांस लेवल तक की बातें, मेंस तक की नहीं एडवांस लेवल तक की बातें सेशन के अंदर होंगी और इस यूट्यूब पर सारी ये बातें फ्री में होने वाली हैं। बस तुमको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, कोई बैच वैच खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये फ्री में तुम्हारे लिए एक हमने अलग से स्पेशल बैच बनाया है जो कि वेदांतु के पेट बच्चों के लिए होता है। हमने तुम्हारे लिए इसलिए बनाया ताकि जो हम रिसोर्सेज तुमको देना चाहें वो इस बैच के थ्रू हम दे भी पाए। जैसे कि भैया इस सेशन का टेस्ट अगर मैं कराऊंगा तो वो तुमको इस बैच के अंदर मिल जाएगा, इस सेशन के जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्म में वो तुमको मिल जाएंगे, और आगे भी बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं जिसकी तुमको जरूरत पड़ती है वो सब कुछ तुमको इसके अंदर मिलेगा। डिस्ट्रैक्शन से तुम फ्री रहोगे, सारे के सारे आने वाले सेशन भी तुमको इसके अंदर शो हो जाएंगे। तो इसलिए तुम जाके अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा फटाफट ज्वाइन कर लेना। और देखो इतनी ढेर सारी चीजें चैनल पर आ रही हैं, तो अब समझदार बच्चों को ये बात बताने की जरूरत नहीं कि चैनल पर अभी सब्सक्राइब हो जाओ, वरना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अगर नहीं भी करोगे मैं तो रोज आके पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन सेशन तुम तक अगर नहीं पहुंच पाए तो कितना भारी नुकसान होगा। फिर बाद में तुम बैठ के रहोगे काश मुझे पहले पता चल जाता, काश मेरे पास पहले समय होता, तो मुझे अभी जो एग्जाम आने में सिर्फ एक हफ्ता बचा है, मेरे पास 7 महीने थे और 7 महीने में तो मैं कितना अच्छे तरीके से पढ़ सकता था। तो वो तुम्हारी चीज छूट जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो सारे के सारे अभी। अब देखिए सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि अब हमारा काइनेमेटिक्स के अंदर दो टाइप के मोशन होते हैं, एक तो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन और एक कर्विलिनियर मोशन, जैसे मैंने आपको बताया था। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, तो भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर मैंने क्या बोला मोशन इन 1D, मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस किसी एक एक्सिस में चलेगा। उससे पहले एक मोशन वाली बात भी कर लेते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। तो भाई अगर किसी की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि भाई मोशन हो गया। जैसे मैं इधर चला, मैं इधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, फिलहाल मैं उधर खड़ा था मैं इधर आ गया, तो कुछ समय के बाद आफ्टर मान लो 5 सेकंड में उधर से चल के इधर तुमको खड़ा हुआ दिख रहा हूं, तो क्या मेरी पोजीशन में बदलाव आया? हाँ सर आया। तो अगर मास्टर की पोजीशन में बदलाव आ रहा है समय के साथ साथ, तो मैं बोलूंगा कि भैया मोशन हो गया। मैं बोलूंगा क्या हो गया मेरे भाई, मोशन हो गया। जैसे यहां पर अगर मैं एक गाड़ी बना दूं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तुम्हारी बात नहीं हो रही, तुम क्यों बाहर आ गए भाई फिलहाल तो अगर मैं थोड़ा छोटा हो जाऊं, ठीक है मैं छोटा हो जाता हूं, तो अगर जैसे कि यहां पर एक कार है, अब टी जब टाइम 0 था तो इस x1 वाली पोजीशन पर थी, और अब ये तुम्हारी कार चल के यहां पर पहुंच गई, तो जब t2 टाइम हुआ तो उसकी पोजीशन ये है, तो भैया उसने क्या कर दिया, यहां से यहां तक मोशन कर दिया। इतनी सी बात है, उसने मोशन कर दिया। अब जो एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, इसको मैं तुमको अपने तरीके से समझाऊंगा, ये बहुत ही बढ़िया टर्म है। रेफरेंस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मोशन कैसे हो रहा है वो इसी बात पर ही पता चलेगा कि भैया रेफरेंस पॉइंट क्या है। ठीक है, मैं बीच में ऐसे छोटा बड़ा होता रहूंगा, मैं आंट मैन बन चुका हूं, क्योंकि तुम में से कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ो, और जैसे मैंने तुम्हें बता रखा है कि स्मार्ट बोर्ड पर मैं बेंगलोर जब आऊंगा तो पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पर मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन वाला सेटअप ही है, और मैं चाहता था कि तुम तक क्लास पहुंचती रहे, क्योंकि फैमिली कुछ इश्यू है इसलिए मुझे इमरजेंसी में आना पड़ गया। तो फिलहाल सर पीछे का दिखता नहीं है जब आप लिखते हो, तो इसलिए अब मैं ऐसे ही होता रहूंगा, कभी सेशन में बड़ा हो जाऊंगा कभी छोटा हो जाऊंगा। ठीक है आंट मैन बन चुका हूं मैं। तो फिलहाल बात ये हो रही थी, रेफरेंस पॉइंट की बात हो रही थी। मुद्दे की बात यह है, बहुत ही शानदार टॉपिक और तुमको इतने मजेदार तरीके से शायद ही किसी ने पढ़ाया होगा, मजा आ जाएगा। ध्यान से देख लो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। भाई मान लो अब्दुल मास्टर जो है वो ऑफिस से निकलता है, मतलब घर से निकलता है, होम से निकलता है ऑफिस के लिए, और होम से ऑफिस का जो मेरा रास्ता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड है, तो मैं सीधा सीधा जाऊंगा। और अब्दुल सर की वाइफ जो है वो रोज अब्दुल सर को सी ऑफ करती हैं, मतलब यहां पर मेरी वाइफ मान लो खड़ी हुई है, आर से उसका नाम है, तो मेरी वाइफ मान लो यहां पर खड़ी हुई है, और ए फॉर अब्दुल सर जो है वो मोशन करते हुए ऐसे सीधे सीधे ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, और वाइफ देख रही है कि भैया मेरा हस्बैंड जा रहा है उसको सी ऑफ कर दूं, है ना, जाते हुए देख लूं, है ना। ये चल रहा है फिलहाल, प्यार मोहब्बत की बातें हैं, तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुमको तो ये चीज कभी जिंदगी में मिल ही नहीं पाई। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मिलेगी मिलेगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ठीक है, और ये दुनिया कायम भी उम्मीद पर ही है।
लेकिन उम्मीद तो होती ही झूठी है। फिलहाल तो भैया मैं अब ए फॉर अब्दुल सर ऑफिस से सीधे सीधे मतलब घर से ऑफिस के लिए सीधे सीधे निकलते हैं। तो बताओ मेरी वाइफ की नजरों में मेरा मोशन कैसा है? मेरी वाइफ की नजरों में मेरा मोशन कैसा है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है ना? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल लीनियर मोशन है। सही बात है सर। लेकिन अगर मान लो कि जब मैं घर से निकलता हूं तो मुझे जाते हुए मेरे वाइफ के अलावा कोई और भी है जो मुझे यहां से देखता है, मान लो ये पॉइंट ऐसे देखता है या देखती है फिलहाल, उसकी नजरों से मेरा मोशन कैसा होगा? सर वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। दिमाग खराब है भाई, ध्यान से देखो जरा। जब मैं इस ए पॉइंट से यहां पर पहुंचूंगा तो मुझे देखने के लिए इसको अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे। मतलब लगातार मुझे देखने के लिए अगर मैं तुमको दिखाऊं, लगातार मुझे देखने के लिए एस पॉइंट से ए को तो लगातार ऐसे घुमाना पड़ रहा है, एंगल में चेंज आ रहा है, लगातार गर्दन घुमानी पड़ रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर मुंडी घुमानी पड़े, गर्दन घुमानी पड़े, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है वो हमारा सर्कुलर या फिर कर्विलिनियर मोशन में आ जाता है। क्योंकि यहां पर लगातार देखो थीटा चेंज हो रहा है। ये बात आगे तुमको सर्कुलर मोशन में और अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसकी भी जरूरत यहां पर भी पड़ेगी, इसलिए यहां पर पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मेरा मोशन मेरी वाइफ की नजरों में कैसा है? लीनियर है। वाइफ की नजरों में मैं कैसा आदमी हूं? बहुत ही सीधा आदमी हूं। लेकिन इस एस की नजरों में मैं कैसा आदमी हूं? मेरा मोशन है कर्वी लीनियर, काफी टेढ़ा आदमी हूं। कर्वी लीनियर मोशन हो गया। समझ रहे हो? तो मोशन दिखने में कैसा होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि देख कौन रहा है। तो देखने वाले को ही हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट मेरे प्यारे। समझे बात को या नहीं? देखने वाले को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो बस मैंने तुमको फील दे दी कि एक्चुअल में रेफरेंस पॉइंट क्या है। वो पॉइंट जहां से मोशन को होता हुआ देखा जा रहा है। अ पॉइंट एज्यूम टू बी एट रेस्ट, एक पॉइंट जो रेस्ट पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रेस्ट पर ही, मोशन में भी हो सकता है। फिलहाल जहां से मोशन को होता हुआ देखा जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। लिख लो डेफिनेशन। अ पॉइंट वेयर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। और इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस के टर्म्स में अगर दिखाऊं तो देखो, जैसे हम यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कंसिडर कर लेते हैं बच्चों, है ना? ये मैंने एक्स एक्सेस कंसिडर कर लिया, ये मैंने वाई एक्सेस कंसिडर कर लिया। तो अब जो भी मोशन हो रहा है, मान लो किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का जो भी मोशन हो रहा है, तो अब इसका मोशन ऐसे हो रहा है, तो उसको मोशन को होता हुआ अगर मैं इस पॉइंट से देख रहा हूं तो ओ मेरे लिए क्या हो गया? ओ मास्टर जी हमारे लिए हो गया रेफरेंस पॉइंट। लेकिन अब ये फ्रेम है, ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फ्रेम हो गया जिसके अंदर मोशन हो रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये हमारे लिए कहलाएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। और ये जो एक्सेस अभी आप देख रहे हो, तो ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं? ये हमारे लिए कहलाते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ रहे हो? ये हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, ये बात लिखी हुई है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जिनकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी वगैरह इन सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। क्लियर है मेरे प्यारो? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए फटाफट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बड़ी बेसिक सी बात है, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं क्योंकि ये बहुत लल्लू बात है, 9th क्लास से तुम पढ़ते आ रहे होगे शायद, उससे पहले से भी। तो डिस्टेंस क्या होता है भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है, तो जो भी एक्चुअल पाथ फॉलो करके जाता है ए से बी पर, तो वो तो हो गया डिस्टेंस। एक्चुअल में एक्चुअल पाथ है ना, और ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, बहुत बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हो और ए से बी पर तुम गए हो एक शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारे लिए हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, दैट्स इट। और इसकी डायरेक्शन होती है, अब जैसे ए से बी पर गए तो ए से बी पर गए तो डायरेक्शन ए से बी होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो थी जिसके अंदर डायरेक्शन भी आती है। ठीक है, थोड़ा बहुत वेक्टर वाला पोर्शन अगर तुम्हारे वीक हो, स्पेशली वो बच्चे जो अभी 11th क्लास में आए हैं, तो आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। मैंने ये बात पढ़ा रखी है 11 to 12 मूविंग ब्रिज वाले सेशन के अंदर, मैंने वेक्टर पूरा डिटेल में पढ़ा है, इसी चैनल पर पढ़ा हुआ है। एक बार उसमें वेक्टर वाला पोर्शन जाके तुम देख लेना, ठीक है? वो इसलिए कह रहा हूं कभी तुमको थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही हो जो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है। नहीं नहीं भाई घबराओ मत, तुम्हारा नेट बिल्कुल सही चल रहा है। और बताइए तुम्हारी कैसी चल रही है तैयारी?
आई होप अच्छे से तुम पढ़ रहे होगे और सो तो नहीं गए होगे, क्योंकि भैया जब अगर इंसान को दिशा पता नहीं होती, दिशा पटाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं एकदम से तुम्हारे दिमाग में कोई और ही आ गया। तो जब तक तुम्हें भैया सही दिशा पता नहीं होगी तो भाई नींद तो ऑब्वियसली आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुमको इस टाइम पर चाहिए गोल, एक टारगेट के भाई तुम्हें कितनी परसेंटाइल लेकर आनी है जेडब्ल्यू मेंस के अंदर, क्या रैंक लेकर आनी है, और उसके लिए तुमको अच्छे से तैयारी करनी है। तो फोकस के साथ अच्छे से तैयारी करा करो। और मेरे प्यारे बच्चों, तुमको टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि भाई हर हफ्ते तुम्हारे टेस्ट तुमको देने चाहिए, अदरवाइज तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम अपने गोल के कितने करीब जा रहे हो, तुम्हारा क्या स्कोर आ रहा है और वो इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि बच्चे को पता नहीं होता कि भाई मेरा स्कोर ही क्या चल रहा है। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एकलव्य टेस्ट सीरीज, जो कि प्रूवन टेस्ट सीरीज है, जो एक लौती ऐसी टेस्ट सीरीज है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल एज इट इज जेडब्ल्यू मेंस में रखे बात हैं। 2026 में आप देख लो, जनवरी या मई अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर 80% से ज्यादा सवाल एज इट इज आए थे। तो इसको तुमको लगाना चाहिए। तो अब आइए अपना यहां से लेक्चर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि 11 मूविंग 12 का है तो तुम्हारे काम का नहीं, बिल्कुल ऐसा पढ़ा है कि पहली बार जैसे पढ़ोगे। तो उसमें वेक्टर वाला पोर्शन अच्छे से कर लेना, तो हो सकता है चीजें और इजीली क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। यूनिट की अगर हम बात कर लें, एसआई यूनिट क्या होती है भाई साहब, तो एसआई यूनिट हमारी मीटर होती है। बहुत ही सिंपल सी बात हो गई है। तो आइए एक छोटे से सवाल पर आ जाते हैं, बहुत ही फटाफट निपटाएंगे। ऐसे लल्लू सवाल तो नहीं आते, लेकिन बस तुम्हारे बेसिक क्लियर करने के लिए। ये मान लो एक आदमी हमारा भागा ईस्ट में, अभी ईस्ट होता है इधर, 12 मीटर चला, फिर उसके बाद वो 5 मीटर गया नॉर्थ में, तो नॉर्थ ऊपर होता है। तो बताओ उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा। तो फिर वही बात है, मैंने क्या बताया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो ये हो गया ना। तो ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस आ रहा है ए से, ये मेरे लिए क्या हो गया, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब आपको एसी बतानी है, तो यार ये तो हाइपोटेनियस है ना, तो अंडर रूट करके 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मैं कर दूंगा, तो ये 13 आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही लल्लू बात है यार ये तो। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस इतना समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है कि देखो, जब आप इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर 5 पर आ रहे हो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट होते हैं ना 1 2 3 4 5। तो मान लो अगर कोई बोले 1 से 5 पर आए हो, तो कितना डिस्प्लेसमेंट करा। तो डिस्प्लेसमेंट का निकालने का तरीका क्या है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर दो। तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा 5, इनिशियल क्या था 1, तो ये आ रहा है 4, और प्लस का 4 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हुआ है। यहीं पर ही अगर मैं तुमसे कहता कि तुम 1 से जा रहे हो -2 पर, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मास्टर जी फाइनल कोऑर्डिनेट हो गया -2, माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट है 1, तो ये आ रहा है -3। तो मैं -3 मीटर चला लेफ्ट में, या फिर बोले तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो बहुत सिंपल सी बात है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ऐसे पॉजिटिव वाई में जाओगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस में जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब साइन कन्वेंशन में तुम्हें कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, बहुत ही लल्लू बातें हैं। बस अगर तुमको थोड़ी बहुत मैथ्स के अंदर यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पड़ी होगी ना, तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, वो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। और पॉजिटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहा है तो वो भी पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव में है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव में है तो नेगेटिव होगा, बस इतनी सी बात है। अब आइए एक इसी बात पर, इस टाइप के सवाल ज्यादातर आते हैं। ये तत्व हमारे वेदांतों का मॉड्यूल है, उसका एक सवाल है। सर्कुलर वाले सवाल ज्यादातर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से पूछे जाते हैं, और इसमें बच्चों की लुटिया डूबती है। आपसे कहा गया है कि बॉडी ने 1/4 ऑफ द सर्कुलर आर्क को कंप्लीट करा। एक बॉडी ने 1/4 ऑफ द सर्कुलर आर्क को कंप्लीट करा जिसकी रेडियस है आर। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये सेंटर है। तो कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गई, भाई 1/4 का मतलब 1/4 सर्कल पूरा कर लिया, तो उसने ऐसे करके मोशन किया ना, बिल्कुल सही बात है, ऐसे किया। तो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमें ये बात मालूम है कि अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसा आएगा, तो डिस्टेंस तो एक कर्व्ड वाला पाथ चाहिए ना मुझे। डिस्टेंस क्या है, कर्व्ड वाला पाथ। भाई साहब मुझे इतना बताओ, पूरी सरकमफेरेंस होती है सर्कल की 2πr, और ये 1/4 सर्कल है तो 4 से डिवाइड कराऊं तो πr/2 डिस्टेंस नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, सही बात है सर। यहीं पर ही अगर आपसे कोई बोले कि भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मैं कहूंगा ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता क्या हो गया, मतलब भी मालूम है डिस्प्लेसमेंट का, ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो तो ये हो गया। अब ये कैसे आएगा, ये आएगा मास्टर जी ट्राइंगल बना देते हैं। भाई ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये एंगल हो गया 90, तो अब फिर से हाइपोटेनस आ जाएगी। सोचो, हाइपोटेनस तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट मेरे लिए क्या है, ए बी के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हाइपोटेनियस ही तो है वो। तो अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये √2r आया। बात समझ में आ रही है। तो डिस्टेंस इज πr/2 और डिस्प्लेसमेंट इज r√2।
तो बड़े बेसिक बेसिक सवालों से शुरुआत करवा रहा हूं, लेकिन ऐसे आते हैं तो मैं बिल्कुल बताऊंगा यार, ऑब्वियसली छोड़ूंगा थोड़ी। चलें आगे। ठीक है भाई, ये बातें हो गई। अब आते हैं थोड़े से मुद्दे के टॉपिक पर, थोड़े से अच्छे टॉपिक पर, जहां से अच्छे सवाल आने शुरू होंगे, जिसको हम कहते हैं भैया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, ये बढ़िया टॉपिक है। थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, छोटा छोटा अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मास्टर को छोटा करवा दिया किसी बच्चे ने कमेंट कर करके कि मास्टर दिखता नहीं है सर, मास्टर दिखता नहीं है, आप छोटा होकर साइड में आ जाया करो। ठीक है भाई, छोटे होकर मास्टर साइड में आ जाएंगे, और क्या। इतना चुभने लगा हूं सबको, मैं छुरा तो नहीं हूं, जितना बताया जा रहा है मैं उतना बुरा तो नहीं हूं। वाह 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 वाह। चलिए, मजाक की बात थी, अच्छी बात है, आपने मुझे ये बात बताई, आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ठीक है। चलिए देखिए, तो एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अरे यार, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ये तुमको कोई बात पढ़ाएगा क्या? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मास्टर जी? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही बात है। तो फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास्टर जी? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड। लेकिन भैया स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, समझ रहे? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वैसे ये बात लिखी हुई भी थी। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मैंने कहा कि भाई अब तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकती है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्शन का यहां पर मसला आ गया। अब अगर आपसे बोले यार एवरेज स्पीड बता, तो भाई एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये क्या है, मैं तुमको जरा समझाता हूं। बात कुछ ये है मेरे प्यारे बच्चों, कि मान लो मैं जब अपने ऑफिस के लिए निकला अपने घर से, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं एक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी मेरी चली होगी। अरे, जब मैं घर से निकला तो मैंने स्पीड पहले गाड़ी की बढ़ाई, तो मेरी पहली स्पीड तो जीरो थी, मैंने एक्सीलरेशन दिया, फिलहाल वेलोसिटी बढ़ गई। अब वेलोसिटी बढ़ गई, मान लो वेलोसिटी आ गई, अब गाड़ी की मेरी 50 किलोमीटर पर आवर पे में आ गया। फिर रेड लाइट आ गई, ब्रेक मारे, फिर वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा जाम था, तो गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर चली। तो इस तरीके से भैया कभी स्पीड ज्यादा है, कभी कम है, कभी रेस्ट पर हूं, तो ये कहानी चल रही है। तो अगर कोई मुझसे बोले कि भाई तुम्हारी स्पीड क्या रही ऑफिस से घर तक आने की, मतलब घर से ऑफिस आने की, तो मैं ये टुकड़ों टुकड़ों में स्पीड तो बता नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि भैया घर से ऑफिस जाने का मेरा टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर किया वो कितना है। मान लो 3 किलोमीटर है। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि ये जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में मुझे कितना टाइम लगा। यार मुझे लगे 15 मिनट। तो 3 किलोमीटर को मैं 15 मिनट से डिवाइड कराऊंगा, यूनिट हाँ थोड़ी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। फिलहाल मेरी स्पीड निकल कर आ गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड है। एग्जाम्पल मैं करा ही दूं भाई, मैंने क्या कहा, 3 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट का मतलब कितना हो गया? 1/4 आवर हो गया ना। मतलब मेरी 12 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड निकल कर आई। मेरी स्पीड एवरेज कितनी आ रही है? 12 किलोमीटर पर आवर की आ रही है, बस। तो अभी 12 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड का मतलब ये बता रही है कि मास्टर अगर 12 किलोमीटर की कांस्टेंट स्पीड से चलता, तो भाई मास्टर 15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाएगा। ठीक, तो एक एवरेज स्पीड हमें पता चल गई। ऐसी एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में सबसे बढ़िया बात जो तुमको ऑब्जर्व करनी है वो ये कि एवरेज वेलोसिटी में यहां पर टोटल डिस्टेंस नहीं आ रहा, यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। समझ रहे? यहां पर टोटल क्या आ रहा है? यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। क्लियर है? ये बात तुमको समझनी पड़ेगी। मतलब यहां पर डिस्टेंस नहीं लेना, यहां पर डिस्प्लेसमेंट लेना है, और इसी में लुटी डूब जाएगी अगर ध्यान नहीं दोगे तो। बाकी ये थोड़ी बेसिक सी बात है, ये भी मैं तुमको बता ही देता हूं। तो बात ये है बस कि आपको अगर कन्वर्जन करना पड़ जाए, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में, जैसे कि मेरी 12 किलोमीटर पर आवर आई, तो उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। कुछ नहीं, 5/3 से मल्टीप्लाई करा दो। वैसे तो वो ये किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, वो सब करना पड़ता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट 5/3 से मल्टीप्लाई करा दो। तो ये 6×3 = 18, 6×2 = 12, तो यहां से मैं देखूंगा तो 10/3 मीटर पर सेकंड आ गई। तो बहुत इजीली हो जाता है। ऐसे अगर
अभी किलोमीटर पर आवर को तुमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड। अब अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना हो तो 18/5 से करा दो, उल्टा कर देना, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि उल्टा कर देना। मैं 5/10 की बात कर रहा हूं, कभी तुम किसी और चीज को उल्टा कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारी टर्म आती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वर्ड से समझ में आ रहा है, इंस्टेंटेनियस मतलब ये वो बात हो गई जो बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हो गई, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हो गई, समझ रहे हो? ये वो बात हो गई जो बहुत ही छोटे लम्हे के लिए हो गई। जैसे कि गाड़ी के अंदर जो तुम्हारे स्पीडोमीटर होता है, ये तुमको एवरेज स्पीड बताता है क्या? नहीं, उस पर्टिकुलर समय पर जब तुम इस ओडोमीटर को देख रहे हो तो उस टाइम पर गाड़ी की स्पीड क्या है वो ये तुमको बताता है। स्पीडोमीटर, सॉरी, ओडोमीटर तो डिस्टेंस बताता है, स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड बताता है। तो स्पीडोमीटर है, तो जैसे कि अभी यहाँ पर गाड़ी की स्पीड आई थिंक 90 किलोमीटर पर आ रहा है, तो वो एवरेज स्पीड नहीं बता रहा, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है। तो अब इसको निकालने का कोई नया तरीका नहीं है। जैसे कि मैंने तुमसे क्या कहा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? सर जी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना, या फिर मैं सीधा बोलूं, ऐसे लिख देते हैं कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स मतलब डिस्टेंस और डेल्टा टी मतलब टाइम। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गई? इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो समझिए जरा, इंस्टेंटेनियस स्पीड में अब तुम वो स्पीड निकाल रहे हो जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, मतलब डेल्टा टी, टाइम का डिफरेंस बहुत ही जीरो, मतलब बहुत ही छोटा, मतलब इतना है कि जीरो। जैसे कि भाई एवरेज स्पीड मैंने निकाली 15 मिनट में, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करा दिया। लेकिन अब अगर मैं कहूं 15 मिनट में नहीं, जब 12 मिनट 1 सेकंड हो रहा था, उससे लेकर 12 मिनट 2 सेकंड, इस टाइम इंटरवल में मैं कितना चला, तो ये टाइम इंटरवल एक ही सेकंड का तो हुआ, तो उस पर्टिकुलर 1 सेकंड में कितना चला, तो वो उस लम्हे की स्पीड बता रहा है। और एक्चुअल में 1 सेकंड भी लम्हा नहीं कह सकता मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर 12 मिनट पॉइंट जीरो नहीं, 12 मिनट पॉइंट 1 सेकंड से लेकर 12 मिनट पॉइंट 2 सेकंड के बीच में कितना चला, अब वो 0.1 सेकंड का जो टाइम है वो बहुत और छोटा हो गया, तो और छोटा डिस्टेंस आएगा, समझ रहे बात को? तो ऐसा करते करते टाइम इंटरवल अगर मैं बहुत ही छोटा कर दूं तो डिस्टेंस भी तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो ये हमारी एवरेज स्पीड पर अगर मैं ये लिमिट लगा देता हूं कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो वहीं से हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल कर आ जाती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड ही होती है, बस वो एवरेज स्पीड जो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। और जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है ना, तो डेल्टा जब बहुत छोटा होता है तो उसको डेल्टा ना बोल के फिर डिफरेंशिएशन वाला डी बोलते हैं। तो हमारी ये जो स्पीड आप देख रहे हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला dx बाय dt भी हो जाएगा। फिलहाल इसके ऊपर सवाल तो हम अगले सेशन के अंदर करेंगे, जो सेशन 2 आएगा। लेकिन मैंने आपको यहां पर ये बात बता दी कि स्पीड का फॉर्मूला dx बाय dt क्यों आता है, समझ रहे हो? ऐसे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपसे कोई बोलेगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आप अगर डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ds बाय dt आ जाएगा। क्लियर? और एक बात और बता दूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हो या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, ये दोनों अलग अलग नहीं होते। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हो सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग नहीं हो सकते। बिकॉज देखो, अगर मान लो कर्व्ड पाथ भी है, तो तुम ए से बी पर आ रहे हो ऐसे, तो ऑब्वियसली भाई डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सॉरी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग आएगी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा कर दिया मैंने, बहुत ही छोटा मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया हूं, तो ये तो डिस्टेंस बिल्कुल सीधा सीधा ही है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग बराबर ही हो गए। और ये तो और पास पास होंगे तो तुमको दिख जाए, इसलिए मैंने थोड़ा दूर दिखाया। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर ही होगी मैग्नीट्यूड वाइज। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये बराबर हो सकती है। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट वाइज वाले सवाल, असर्शन रीजन वाले सवाल जब आएंगे तो ऐसे सवालों पर आते हैं। ठीक, ठीक है भाई, ये सब
मैंने आपको बातें बता दी हैं। अब देख लो जरा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बढ़िया लेवल के हैं। आपको मैं कराऊंगा जरा 4-5 सवाल कराएंगे इसी टाइप के, मेंस के भी कराएंगे। अभी फिलहाल एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। मान लो आदमी ने आधी जर्नी कवर करी V1 स्पीड से और बाकी की आधी जर्नी कवर करी V2 स्पीड से, उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो यहां पर कुछ महान बच्चे एवरेज सुनते ही V1 प्लस V2/2 कर देंगे। अगर तुमने भी यही करा है या तुमने ये करा था, तो मैं आपसे बस इतना सा कहना चाहूंगा कि आपने अपने लिए 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा है या नहीं खोदा अभी तक। अगर नहीं खोदा तो जाके खोदो, रात तक काम पूरा हो जाना चाहिए और उसी में जाके कूद जाना। क्यों? क्योंकि आपकी लुटिया डूब चुकी है। एवरेज स्पीड का मतलब एवरेज निकालना नहीं होता, वो अलग चीज है। एरिथमेटिक मीन अलग चीज है भाई साहब, उसको भी एवरेज बोलते हो, ये अलग चीज है। इसको जरा समझो, जो मैंने पढ़ा है उसके तरीके से। मैंने आपको क्या बात पढ़ाई? मैंने आपको ये बात पढ़ाई कि आप ए पॉइंट से बी पर गए, बी से सी पर गए, तो जर्नी आधी आधी है, तो ए से बी का भी डिस्टेंस एक्स मान लो, बी से सी का भी डिस्टेंस एक्स मान लो। लेकिन ए से बी पर आए हो V1 स्पीड से और बी से सी पर आए हो V2 स्पीड से। बात समझ रहे हो? अब बताओ एवरेज स्पीड। तो मास्टर जी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, तो x प्लस एक्स टोटल डिस्टेंस हो गया 2x, और अपॉन में आता है टोटल टाइम। तो अब इसका टाइम क्या होगा? देखो, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसका टाइम आ रहा है x बाय V1 और इसका टाइम आ रहा है x बाय V2। तुमको इसी तरीके से ये जो मैंने बनाया है ना, ये बना के इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब T1 की जगह पर x बाय V1 और T2 की जगह पर x बाय V2। अब जरा समझो, x मैंने ले लिया कॉमन ऊपर, तो ऊपर बचा 2, कॉमन के ले लिया, ऊपर है ही, मतलब x नीचे कॉमन ले लिया, तो ये 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2 हो गया। बात समझ में आ रही है? x x कट गया या फिर x का कट गया, अच्छा ही हुआ कटा, तुम्हारा भी तो कभी ना कभी कटा था। आज x का काट दिया मास्टर ने, मास्टर का शुक्रिया अदा नहीं करा तुमने अभी तक इस बात पर। V1 V2 फिलहाल मैंने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, तो ये V1 प्लस V2 हो जाएगा, फिर ये V1 V2 पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से देख लीजिए भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चले मेरे प्यारो, बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे और बहुत सारे सवाल हैं जो भाई ये गारंटी है, मान के चलो 2027 में कोई ना कोई कहीं ना कहीं सवाल इस टाइप का रखा हुआ तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। चलो अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, आदमी स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, V1 स्पीड से उसने डिस्टेंस कवर करा x, V2 स्पीड से उसने डिस्टेंस कवर करा 3/2x, एवरेज वेलोसिटी आ रही है इतनी, V1 है इतना, V2 बताओ। सेम सवाल JEE में 2026 में आया है, अप्रैल शिफ्ट में, ताजा ताजा गर्मा गर्म सवाल। और यही सवाल मैंने बोला था कि आएगा, जब मैं पढ़ा रहा था 2026 वाले बच्चों को भी मैंने कहा था तुम्हारे पेपर में आएगा, देखो रखा हुआ है। और ऐसे मैं तुमसे भी कह रहा हूँ कि आएगा, रखा हुआ होगा, तो बस मास्टर के ऊपर भरोसा करो। मास्टर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ भला चाहता है, मास्टर का इसमें कोई भी मुंह नहीं है भाई। मास्टर अगर कह रहा आएगा तो भाई कर लो ना अच्छे से, नहीं करोगे उसमें भी तुम्हारा नुकसान, कर लोगे उसमें भी तुम्हारा नुकसान। सेशन मैं तो तुम्हारे लिए लगातार लेकर आ रहा हूं, लगाओगे तुम्हारा फायदा है, नहीं नहीं कर लोगे तो नुकसान नहीं होगा, कर लोगे तो फायदा ही होगा। मैंने शायद ये कह दिया था कि कर लोगे तो भी तुम्हारा नुकसान है सर, हम तो नहीं कर रहे सर फिलहाल। तो बात समझ में आ रही है? अब ये सेशन आ रहे हैं, लगाओगे तो तुम्हारा फायदा, नहीं लगाओगे तो तुम्हारा नुकसान। मेरा क्या है, मैं तो अपने एंड पर कोई कमी छोड़ रहा हूं तो मुझे बताओ। मैं तो घर पे आके भी, लोग आराम करते हैं, मैं तुमको पढ़ा ही रहा हूं। अब देखो, ए से बी पर मैंने माना और बी से मैंने सी पर माना, तो ए से बी का हमने डिस्टेंस कवर करा एक्स। अच्छा उल्टा दिखा दिया मैंने थोड़ा, वैसे तो चलता है इतना तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ए से बी का डिस्टेंस मान लिया हमने एक्स, तो बी से सी का डिस्टेंस हमें दे रखा है 3/2x। ओके, अब देख भाई, तो ए से बी पर जब तुम गए हो तो V1 स्पीड से गए हो जो कि दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और बी से सी की स्पीड आपको निकालनी है, बी से सी की स्पीड आपको निकालनी है मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं। तो जरा आप जरा तरीके से देखना, बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये सवाल कराने वाला हूं। हम छोटे हो जाते हैं। ओके, देखिए, तो सबसे पहले मास्टर जी वी एवरेज का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो x प्लस 3x/2, ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस। ओके, अब टोटल टाइम,
भाई टाइम इसका हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब x/5 है ना, तो इसका टाइम आ रहा है x/5। ऐसे इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो इसका क्या आएगा, 3x/2 को मैं v2 से डिवाइड कराऊंगा तो 3x/v2। एम आई राइट हो रहा हूं? और एवरेज स्पीड आ रही है 50/7, तो इसको 50/7 के इक्वल भी करना है। अच्छा एक चीज देखो, x कॉमन लेकर x का मैंने फिर से काट दिया, खुशी हुई तुम्हें, ये तकलीफ हो रही है? तो 1 + 3/2 ऊपर तो हो गया 5/2, सही जा रहे हैं, ऊपर हो गया 5/2 और नीचे क्या हो गया, हाँ नीचे हो गया 1/5 + 3/2 v2 इज इक्वल्स टू 50/7। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ू या मैं ही कराऊं, चलो करा देता हूं। ये 5/2 हो गया, 7/50 आ गया मल्टीप्लाई में, है ना, और ये 1/5 + 3/2 v2 हो गया। करते रहना यार, अब तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ये 7/20 - 1/5 इज इक्वल्स टू 3/2 v2। अच्छा खासी फिलहाल मजदूरी वजदूरी करने के बाद ये 10 मीटर पर सेकंड निकल कर आ जाएगा। ये अब आप देख लो यार, ये अब आप देख लो, ठीक है ठीक है, बस एक ही तो स्टेप छोड़ दिया, बाकी तो पूरा कराई दिया। तो 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, यही मैंने आपको बताया और यही हमारा आंसर भी है। चले चले, बहुत बढ़िया। अब एक और सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है, ये भी देख लीजिए, जेडब्ल्यू में 2024 में आया था। यही मैं बच्चों को ज्यादातर करवाता हूँ क्योंकि काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मतलब इस टाइप के सवालों में थोड़ा सा टफर साइड पर बच्चों को लगता है। आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, आधा डिस्टेंस कवर किया उसने 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, देख लो भाई, आधा डिस्टेंस कवर कराएंगे हम इसको 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये आधा डिस्टेंस x मान लेते हैं, तो स्पीड आ गई 6 मीटर पर सेकंड। ये a है, ये b है, ये c है। और कहा जा रहा है अब जो द अदर हाफ है ना, उसको दो अलग अलग पार्ट में कंप्लीट करा गया इन 2 इक्वल टाइम, अलग अलग डिस्टेंस में नहीं, टी टाइम में कवर करा गया 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और सेम टी टाइम के लिए कवर करा गया 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक, चलो हो गए छोटे, हम आगे बढ़ते हैं। तो मास्टर जी बात तो वही है ना, देखो ए से बी की दूरी x है, तो ये एक हाफ था, तो ए बी से सी का डिस्टेंस भी तो x ही है ना, फिर ये अदर हाफ हो गया। अब देखो बी से सी का जो डिस्टेंस है, बी सी की बात करते हैं और बी सी करते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 9 मीटर पर सेकंड का, वो आएगा 9 इंटू टी, और इसका आएगा 15 इंटू टी। तो 90 + 15t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24t। तो x की वैल्यू 24t आ गई, ठीक है। अब आपसे अगर कोई बोले कि बताओ एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, तो ए से बी का डिस्टेंस भी x, बी से सी का भी हो गया x, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी का टाइम क्या आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/6। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/6। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये टाइम कितना है, x/24 आ रहा है, देखो t की वैल्यू क्या आ रही है, x/24, और ये वाला भी तो t है, तो ये भी x/24। जो मैंने अभी आपको ये बात बताई है, बहुत सारे बच्चों को पहली बार में समझ में नहीं आती है, लेकिन आएगी जरूर। तो मैंने आपको क्योंकि एक्सप्लेनेशन पूरा दिया है, तो आप इसको 2-2 3-3 बार रिपीट करके चाहे भले ही देखना पड़ जाए, लेकिन इसको समझ के फिर इसके आगे बढ़ना, क्योंकि अब आगे सवाल खत्म हो चुका है। तो देखो ऊपर 2x हो गया, नीचे अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ये 1/6, 1/24 + 1/24, 1/12 ऐसे करके लिख दिया, x कटेगा। फिलहाल ये सॉल्व करके 8 आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी से मैच कर जाएगा। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, सवाल बढ़िया था ये। चले आओ मेंस की बात हो गई, थोड़ा सा एडवांस लेवल की बातें कर रहा हूं, है जी, एडवांस लेवल पर ले आऊं थोड़ा सा, आइए एडवांस लेवल की बातें भी कराते हैं। इसका आंसर देख लो भाई, 8 मीटर पर सेकंड आ रहा है। चलिए थोड़ी सी एडवांस, ये एक एडवांस का सवाल है, लेकिन इससे पहले कुछ कुछ बातें मैं आपको और पढ़ाना चाहता हूं रिलेटिव मोशन की। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, जी हाँ। रिलेटिव मोशन में क्या होता है भैया, तो भैया रिलेटिव मोशन में होता है मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजों का मोशन, और देखने वाला भी कहीं ना कहीं मोशन में हो सकता है इसमें।
मतलब समझाता हूं, कहानी ये है, जैसे कि ये एक बस है, ये एक बस है, और इस बस में मान लो कोई बैठा है जिसको तुम समझ जाओ, ये बस है, इस बस में कोई बैठा है, और तुम अपनी साइकिल पर बैठ के इस बस का पीछा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप समझ जाओ इस बस के अंदर कौन बैठा है। ठीक है, तो भैया बस चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये वेलोसिटी ऑफ बस आ गई, और तुम उस साइकिल पर, और तुम्हारी स्पीड क्या है साइकिल वाले की, सी मैंने बोला है तुम्हें कि वेलोसिटी ऑफ साइकिल, सी का मतलब वो नहीं है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, यहां पर इस बस के अंदर जिसका तुम पीछा कर रहे हो उसके साथ उसका दोस्त भी है, तो वैसे भी तुम्हारा पत्ता कट है, तो ये हो गई कोई गर्ल, ये हो गया कोई बी, और फिलहाल तुम हो सी। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इस लड़की की वेलोसिटी बताओ सी की नजरों से क्या है, इस गर्ल की वेलोसिटी बताओ सी की नजरों से क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? सर जी ये कैसे पता चलेगा? मैं कह रहा हूं साइकिल भी इधर चल रही है 10 की स्पीड से, तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं ना वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रेस्पेक्ट टू सी, तो लिखने का तरीका सीखो, पहले मैंने लिखा VGC, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रेस्पेक्ट टू सी, मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रेस्पेक्ट टू सी, मतलब सी की नजरों से, गर्ल की वेलोसिटी, और फॉर्मूला क्या होगा इसका VGC का, तो वो हो जाएगा भैया VG माइनस VC, क्या हो जाएगा? VG माइनस VC, और ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। अब गर्ल की वेलोसिटी क्या है भाई, गर्ल तो बस के अंदर है, तो बस की स्पीड क्या है 20 है, अब 20 प्लस का माइनस का, सर राइट में तो पॉजिटिव होता है एक्स एक्सेस, तो प्लस का 20, और सी की स्पीड क्या है 10, तो गर्ल की वेलोसिटी सी की नजरों से आ रही है प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड, बात समझ में आ रही है? और प्लस का 10 आ रही है पॉजिटिव एक्स एक्सेस में आ रही है, इतना क्लियर है? लेकिन यहीं पर तुम देखो, मतलब अगर देखा जाए तो लड़की तुमसे, क्योंकि तुम सी हो ना, लड़की तुमसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है, तुम ये बात समझ नहीं पा रहे थे, अब तुमको समझ में आ रही है, बोले अच्छा ये था चक्कर। लेकिन अब अगर मैं कहता हूं कि इस गर्ल की वेलोसिटी बताओ विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय करोगे जो उसका दोस्त है गाड़ी में बैठा हुआ, तो लड़की भी 20 की स्पीड से चल रही है क्योंकि बस 20 की स्पीड से है, और लड़का भी 20 की स्पीड से चल रहा है क्योंकि वो भी 20 है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये प्लस का 20 और ये भी प्लस का 20 है, लेकिन बीच में माइनस का साइन आया तो ये हो गया 0, मतलब लड़की और बॉय की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। देखो नहीं देखा जा रहा ना, मुझे मालूम है नहीं देखा जा रहा तुमसे, लेकिन देखो इसे कि ये दोनों साथ हैं और तुम पीछे होते जा रहे हो, ये दोनों साथ हैं और तुम पीछे होते जा रहे हो, बी और जी साथ में आगे बढ़ रहे हैं और तुम लगातार इनसे पीछे होते जा रहे हो। कैसे पीछे होते जा रहे हो? लड़की ने जब तुमको देखा ना, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू गर्ल निकालूं, सी तुम हो तो तुम्हारी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू गर्ल पता क्या आएगी? वो आएगी VC माइनस VG, VC माइनस VG, तो VC आगे की तरफ तुम भले अपनी नजरों में पॉजिटिव हो, और VG वो भी आगे की तरफ, वो भी अपनी नजरों में पॉजिटिव है, लेकिन ये आया माइनस का 10 मीटर पर सेकंड, मतलब लड़की की नजरों में तुम नेगेटिव हो, तुम रेड फ्लैग हो भाई, तुम रेड फ्लैग हो, इसलिए वो तुमसे दूर भाग रही है। माइनस 10 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब जब गर्ल ने इस लड़के को देखा तो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लड़का पीछे जाता हुआ दिखेगा लड़की को। क्या तुम जिंदगी में कभी इस रिलेटिव मोशन को भूल पाओगे? ये है असली में रिलेटिव मोशन जो तुम्हारे साथ हुआ है जिंदगी के अंदर। अब फिलहाल ये बात अगर अच्छे से समझ में आ गई होगी तो इस रिलेटिव मोशन के ऊपर मैं तुमको 2 एडवांस के सवाल कराने वाला हूं, आइए जरा तरीके से समझिए। चले भाई, है जी, चलते हैं। चलो भाई अपने आप को हम जरा छोटा कर लेते हैं ताकि तुमको वो सवाल अच्छे से दिख पाए। देखिए भाई, तो क्वेश्चन ये है JEE एडवांस 2023 में पेपर 1 में आया हुआ सवाल,
देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, मतलब समझ पाएंगे या नहीं, सॉल्व तो मैं कराऊंगा। एक आदमी 1.6 मीटर की हाइट का है और एक लैंप पोस्ट जो कि 4 मीटर की हाइट का है फ्लैट ग्राउंड पर रखा हुआ है। तो दिखा देते हैं भाई, ये एक फ्लैट ग्राउंड आ गया और ये एक लैंप पोस्ट है जिसकी हाइट 4 मीटर है और ये एक आदमी है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। समझ रहे हो मैंने क्या दिखाया तुम्हें? ये लैंप पोस्ट है जिसकी हाइट 1.6, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये लैंप पोस्ट जिसकी हाइट इज 4 मीटर और ये आदमी जिसकी हाइट इज 1.6 मीटर। अब कहा यह जा रहा है कि इस लैंप पोस्ट से इस आदमी की शैडो जमीन पर पड़ रही है, तो ऑब्वियसली ऐसे पड़ रही होगी। तो एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी और डी। कहा जा रहा है कि आदमी जो है ना, द लैंप पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, दोनों ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, जो कि मैंने आपको दिखाया है। कहा जा रहा है द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो पर्सन है हमारा, ये आदमी, इसकी स्पीड है कितनी? 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके ओके। और ये लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, ये बात बोल दी गई ऊपर ही, मूविंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट। तो मैं ये मानता हूं कि यार आदमी की दूरी, मतलब इस डी पॉइंट की दूरी फ्रॉम द लैंप पोस्ट, आदमी की दूरी फ्रॉम द लैंप पोस्ट है x1। x1 बोल दो, x2 बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको x2 बोल दे चलो। और जो शेडो है उस शेडो की दूरी फ्रॉम द लैंप पोस्ट आ रही है x1। मैंने क्या माना? x2 का मतलब आदमी और लैंप पोस्ट के बीच की दूरी, और x1 का मतलब शेडो जिस सी पॉइंट पर पड़ रही है, तो शेडो की लैंप पोस्ट से दूरी। आपको क्या बताना है? द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शेडो, है ना, पर्सन की शेडो की टिप, मतलब इस सी पॉइंट की स्पीड बतानी है विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन। बता देंगे। देखो सबसे पहले यहां पर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच में ले रहा हूं। तो जब सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, कौन से ट्राइंगल भाई? ट्राइंगल ए बी सी। आप देखो इसको मैं ई बोल देता हूं, तो ट्राइंगल ई डी सी। आप देखो एबीसी और ईडीसी, तो इसके अंदर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि हाइट्स का रेशो मतलब ए बी अपॉन ई डी, और बेस का रेशो, तो बड़े वाले ट्राइंगल की बेस बी सी और छोटे वाले ट्राइंगल की बेस डी सी, ये रेशो इक्वल होगा सिमिलैरिटी के हिसाब से। तो ए बी तो 4 है और ई डी इज 1.6। बीसी कितना है? बीसी तो है पूरा x1 और डीसी कितना है? वो हो जाएगा x1 माइनस x2। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? डीसी को तो मैं लिखूंगा ना x1 में से x2 माइनस कर दूंगा। ठीक है भाई, सही हूं जहां तक मुझे लग रहा है। इसको मैं कट करता हूं तो 4 1 जा 4 एंड 4 इंटू 0.4 हो जाएगा 1.6, और पॉइंट उड़ाऊंगा तो ऊपर 10/4, 10/4 का मतलब 5/2, तो 5/2 इज इक्वल्स टू x1 अपॉन x1 माइनस x2 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो ये 5x1 माइनस 5x2 इज इक्वल्स टू 2x1, तो यहां से हो जाएगा 3x1 इज इक्वल्स टू 5x2। अगर मैं इस इक्वेशन को करता हूं डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट मैं कर रहा हूं टाइम के साथ साथ, तो ये हो जाएगा 3 dx1 बाय dt, ये हो जाएगा 5 dx2 बाय dt। मतलब क्या है? x1 बाय मतलब dx1 बाय dt का मतलब क्या हो गया भैया? शैडो की टिप की वेलोसिटी, और dx2 बाय dt का मतलब क्या हो गया? आदमी की वेलोसिटी। तो dx2 बाय dt मतलब मेरे लिए आदमी की वेलोसिटी है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? 3 dx1 बाय dt इज इक्वल्स टू 5 dx2 बाय dt, मतलब आदमी की वेलोसिटी फ्रॉम द पोल कितनी थी? 60 थी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो dx1 बाय dt कितना आ रहा है? dx1 बाय dt कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या ये आंसर हो गया? बहुत सारे बच्चों ये मार्क करके आए और उनकी लुटिया डूब गई। ये हमारे शेडो की वेलोसिटी आ रही है फ्रॉम द पोल। आपसे पूछी गई है शेडो की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। तो भैया शेडो की वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, पर्सन की वेलोसिटी तो 60 है ना। शेडो अगर ये आगे जा रही है 100 की स्पीड से, तो पर्सन भी तो आगे जा रहा है 60 की स्पीड से। तो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ शेडो विद रेस्पेक्ट टू पर्सन क्या आएगा? वही बात जो अभी मैंने पीछे पढ़ाई, वेलोसिटी ऑफ शेडो 100 में से वेलोसिटी ऑफ पर्सन 60 को माइनस कौन करेगा?
तो माइनस करके 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। तो आंसर शुड बी 40 ना के 100। एक बार अच्छे से देख लीजिए, एडवांस का सवाल है और मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा कितने बच्चों को ये जेडब्ल्यू एडवांस का सवाल जो मैं तुमको करा रहा हूं ये समझ में आया है या नहीं आया। मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज का रिप्लाई चाहिए, क्या आपने ये समझा या नहीं समझा, ताकि मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि आगे भी मुझे इस टाइप के सवाल तुम्हारे लिए सेशंस में लाते रहने हैं या नहीं। एक और बढ़िया वाला सवाल लेकर आ रहा हूं, ध्यान से देखो। एक और बढ़िया सवाल आ रहा है, फटाफट ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, ये आईआईटी जेई मतलब जेडब्ल्यू एडवांस का ये क्वेश्चन है, 2008 में आया था। और इसको मैं जरा अपने तरीके से आपको सारी बातें समझाता हूँ। स्टेटमेंट वाला सवाल है, सवाल अभी छोड़ते हैं, मैं आपको जरा अपने तरीके से समझाता हूँ। एक बार देखिए, आप लोगों ने कई बार जब ट्रेन में सफर किया होगा और ट्रेन में अगर आप बैठे हुए हैं तो आप लोगों ने ये बात जरूर देखी होगी, जैसे ये ट्रेन है, ठीक है, और इस ट्रेन में मान लो आप बैठे हुए, ट्रेन आगे जा रही है 20 स्पीड से, काफी तेज स्पीड से जा रही है। तो हमने ये बात देखी कि यार पास में जो पोल होता है, ट्रेन के पास में जो पोल होता है, वो तो जब पास में होता है तो बड़े जूम करके निकलता है, लेकिन जो बहुत दूर एक ट्री है वो बड़ी आराम आराम से पीछे जाता हुआ दिखता है। ये क्या बात हुई भाई? अगर ट्रेन आगे जा रही है तो पोल तो जूम करके पीछे गया, लेकिन जो ट्री है वो बड़े आराम आराम से पीछे जा रहा है। ऐसा क्यों होता? ऐसा क्यों होता? उसके पीछे का रीजन तो आइए वो मैं आपको बताता हूं। भाई ऑब्वियसली अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आदमी v स्पीड से आगे जा रहा है क्योंकि ट्रेन की स्पीड v है और पोल और ट्री तो रेस्ट में है ना, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं आदमी की नजरों से पोल v स्पीड से पीछे जाएगा। सही बात है यार, नहीं समझे? अगर ट्रेन v स्पीड से आगे जा रही है तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं ना कि पोल v स्पीड से आदमी को पीछे जाता हुआ दिखेगा, है नहीं? लगेगा। और ऐसी ट्रे भी v स्पीड से पीछे जाता हुआ लगेगा। सही बात है सर। और इन टी टाइम, अगर टी टाइम के लिए तुम पोल और ट्री को देख रहे हो, दोनों के लिए टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टी टाइम में भैया मान लो तुमने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो ट्री ने भी तो टी टाइम में इतने डिस्टेंस मतलब वीटी डिस्टेंस कवर किया, पोल ने भी वीटी डिस्टेंस कवर किया और ट्री ने भी वीटी डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अब आप ये देखो कि पोल को देखने के लिए, तुमको पोल को देखने के लिए मेरे प्यारे इतना नजरें घुमानी पड़ी है और ट्री को देखने के लिए तुमको सिर्फ इतनी नजरें घुमानी पड़ी है। समझो मैंने क्या दिखाया? पोल को देखने के लिए इतना बड़ा एंगल कवर करना पड़ा है, ट्री को देखने के लिए बस छोटा सा एंगल कवर करना पड़ा है। तो एक्चुअल में जो पोल तुम्हें पीछे जाते हुए तेजी से लगता है, तेज स्पीड से जाते हुए लगता है, एक्चुअल में वो क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। वो पीछे जाते हुए तुम्हें एकदम से इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको देखने के लिए बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ज्यादा एंगल तुमको ऐसे करना पड़ा। मतलब ये भी एक्चुअल में देखा जाए तो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहीं पे तो पढ़ाया जाएगा, वहां पर थोड़ी पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि यार मुझे देखने के लिए, और मतलब मुझे देखने के लिए दो लोग देख रहे हैं, वाइफ देख रही है और कोई और देख रहा है, शुरू में मैंने बात बताई थी, तो एस वाले को गर्दन घुमानी पड़ रही थी, वही वाली चीज है। तो यहां पर अब इस ट्री और पोल को देखने के लिए इस बंदे को जो गर्दन घुमानी पड़ी सेम टाइम में, पोल के लिए ज्यादा घुमानी पड़ी और ट्री के लिए कम घुमानी पड़ी। तो पोल के लिए ज्यादा घुमानी पड़ी तो ऐसा लगा कि पोल तेजी से गुजर गया, और ट्री के लिए कम घुमानी पड़ी तो इसलिए ऐसा लगा कि वो आराम आराम से गुजर रहा है। हालांकि दोनों की पीछे की तरफ स्पीड तो सेम ही है। तो ये बस पास और दूर का चक्कर है, और यही सवाल तुम्हारा जेडब्ल्यू एडवांस के अंदर आया था। यही सवाल तुम्हारा जेडब्ल्यू एडवांस के अंदर आया है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या कहा जा रहा है? फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग आउट थ्रू द विंडो ऑन अ फास्ट मूविंग ट्रेन, तो जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होते हैं, अपियर्स टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऐसा लगता है कि बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, फिर कर ही नहीं रहे। बता दिया, ये स्टेटमेंट 1 है, तो ऐसा सही बात है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 क्या है? अगर कोई ऑब्जर्वर है, देखने वाला, और कोई ऑब्जेक्ट है, वो vm1 और v2 की स्पीड से मूव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू अ लेबोरेटरी, तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगी? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2 भी सही है, बिल्कुल सही। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं भाई, ये दोनों बातें अलग अलग है। उसमें मुंडी घुमाने वाला कॉन्सेप्ट आ गया पहले स्टेटमेंट में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
दोनों सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, और बिल्कुल सही यार। बात समझ में आई या नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? अब यहां तक हमारा ये सारा वेलोसिटी वाला सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब यहां से हम थोड़ा थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फटाफट बता देता हूं एक्सेलेरेशन क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, कोई भी गाड़ी अगर इनिशियल वेलोसिटी यू पर है, आफ्टर कुछ टाइम टी उसकी वेलोसिटी वी हो गई, है ना। कोई भी गाड़ी इनिशियल वेलोसिटी यू पर है और आफ्टर कुछ टाइम टी उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी वी हो गई। तो भाई हम बोलेंगे कि उसका जो अंदर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है समय के साथ साथ, वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ जो चेंज आया उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, मैं छोटा हो जाता हूं, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी में समय के साथ कितना चेंज आया, फिर बोले तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारी एक्सेलरेशन की बात है, और बातें भी यहीं पर लिखवा देते हैं। भाई ऊपर वेलोसिटी है तो यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, और नीचे एक और सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या हो गई, एसआई यूनिट हो जाती है भाई साहब। अच्छा, और कैसी क्वांटिटी एक्सेलरेशन, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, याद रखना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की तरफ नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, वेलोसिटी की तरफ नहीं, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा, अगर समय के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम उसको कह देंगे रिटार्डेशन। या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, भाई अगर चलती हुई गाड़ी पर तुमने ब्रेक लगाए तो तुम्हारी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब पीछे वाली मतलब इस डायरेक्शन के अंदर तुम्हारा, मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ये फिर मैं बोलूं कि रिटार्डेशन किसी बॉडी में हो रहा है, इसका मतलब उसकी उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। मतलब अगर गाड़ी में चलते चलते तुमने ब्रेक लगाए तो तुम्हारा रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मतलब तुम्हारी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से स्पीड तुम्हारी कम हो रही है आगे बढ़ते हुए। ये फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि पीछे की तरफ तुम्हारा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। तो इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं। इट मीन वेलोसिटी ऑफ कार। ये तो हो गया, चलो चलो है ना, मुद्दे की बात पर आते हैं। ये सब फालतू की बातें, इक्वेशन ऑफ मोशन पर आ गए। अरे ये कहाँ आ गई मैं, फिजिक्स। मैं तो एकलव्य टेस्ट सीरीज के सवाल बनाने जा रही थी। अरे हाँ हाँ, वही एकलव्य टेस्ट सीरीज जिससे 70% से भी ज्यादा सवाल मैच किए थे पिछली बार, और इस बार तो हमारा दावा है 80% सवाल तो कहीं नहीं गए मिनिमम मैच होने से। अब भैया देखो अब्दुल सर, आप भी चलो, आपको भी फिजिक्स का एकलव्य टेस्ट सीरीज पे काम करना है, चलो पढ़ते रहो, चलो भाई। इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों आपको याद होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है भाई। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस टी, कई बार देखे होगा। v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, मतलब ये है, बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई s तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब डिस्टेंस नहीं होता भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है। ut प्लस हाफ टी स्क्वायर सब बता दिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, इसका पूरा प्रूफ भी होता है लेकिन वो अभी हम नहीं करेंगे। एक और इक्वेशन ऑफ मोशन भी आती है, चौथी वाली भी मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ। ठीक है, फिर एक से सारी बातों को कवर करेंगे। एक आती है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन एस nth। देखो ये हमें बताती है कि टोटल टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। ये वाली इक्वेशन हमें बताती है कि किसी nth सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि पेन को फेंका मैंने, तो टोटल 5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि जब ये पेन गिर रहा था तो जब थर्ड सेकंड था, उस तीसरे सेकंड में ये कितना चला, तो वो एस nth कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एस nth। और उसका फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये ड्राइव करके आता है, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। एक्चुअल में कैसे आता है ये आता है एस एन का मतलब टोटल एन सेकंड में कितना चले, ये वाला फॉर्मूला लगाया, माइनस उससे एक कम सेकंड में कितना चले, वो वाला फॉर्मूला लगाया, तो वो ड्राइव करके ही आता है। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार 5वें सेकंड में कितना चला, तो तुम क्या करोगे, भैया 5 सेकंड में टोटल कितना चला, उसमें से 4 सेकंड में टोटल कितना चला वो माइनस कर दोगे। समझ रहे हो?
तो 5वें सेकंड का डिस्टेंस आ गया। तो वो इस तरीके से ड्राइव करके आता है, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन है, एंड जो भी पर्टिकुलर सेकंड में तुमसे कहा जा रहा है बताओ। समझ में आ गई बात। बाकी यहां पर भी साइन कन्वेंशन में आपको ध्यान रखना पड़ता है सारी बातों का। आइए मैं आपको कुछ कुछ सवालों पर लेकर आता हूं। जैसे कि कहा जा रहा है, अभी ये बढ़िया सवाल है, पहले ही सवाल अच्छा है, लल्लू सवाल से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, अच्छे सवाल से कर रहे हैं। जैसे कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन रेस्ट से चली तो ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। सही बात है। कितनी देर के लिए? आधे मिनट के लिए। आधा मिनट मतलब 30 सेकंड। तो कितना डिस्टेंस चल गई होगी स्ट्रेट लाइन में अगर चल रही है तो? ट्रेन तो स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, समझ रहे हो? तो U तो 0 है, T 30 है, तो ये टर्म मल्टीप्लाई करके 0 हो गई। हाफ एक्सेलरेशन है 2, टाइम का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है मेरे भाई 900 मीटर। मतलब ट्रेन पहले 30 सेकंड में 900 मीटर चल चुकी है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई सेकंड वाली। देखो यार, मैं सवाल ऑब्वियसली तुमको वो कराऊंगा जिसमें मैं तुम्हारी बातें ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाऊं। भाई मैं तुमको 50 सवाल कराऊं, लेकिन उन 50 सवाल ऐसे कराते हैं लोग, 50 सवाल कराते हैं, 50 सवाल में यूनिक सवाल मुश्किल से 10 ही होते हैं। एक ही सवाल में हर बार रिपीट हो रही है और उसमें एक सवाल में एक ही फॉर्मूला लग रहा है। मैं तुमको भले ही मैं कह रहा हूं मैं तुमको इक्वेशन मोशन के 6 सवाल कराऊंगा, लेकिन उस 6 सवाल के अंदर हर एक सवाल में 2 2 3 3 इक्वेशन मोशन लगा के सॉल्व होगा। तो बात वही आ जाएगी, प्रैक्टिस तुम्हारी और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। अब देखो क्या कहा गया, इसके अंदर रिटार्डेशन का भी कॉन्सेप्ट में लिया है, तो क्वेश्चन छाट के लाता हूं हमेशा तुम्हारे लिए। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट। अब ब्रेक लगाया गया, ट्रेन रुक गई, मतलब ट्रेन चल रही थी तो ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी क्या थी अभी, तो वो तो पता करनी पड़ेगी ना। तो मैं इसको ऐसे करता हूं कि पहले ही इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाता हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन हुआ है 2 और 30 सेकंड के लिए हुआ है, तो मतलब वेलोसिटी आ गई 60 मीटर पर सेकंड। मतलब गाड़ी की स्पीड 0 से बढ़ के 60 हो चुकी है और अब उसके बाद ब्रेक लगने शुरू हुए। तो अब यहां पर अब दूसरा केस शुरू होता है, ब्रेक वाला। ये एक्सेशन वाला केस खत्म हो गया। अब हम रिटार्डेशन वाले केस की बात कर लेते हैं। तो अब हमारे लिए स्पीड 60 हो चुकी है भाई साहब, ब्रेक लगने से पहले स्पीड 60 थी, तो अब ये मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी है। ट्रेन रेस्ट में आई है 1 मिनट में, मतलब टाइम लगेगा 60 सेकंड। ओके, तो कितना डिस्टेंस चलिए। अब मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो एक सवाल में 3 इक्वेशन मोशन लग गई। फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि फाइनली ट्रेन रेस्ट पर आ गई है, तो फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2 एक्सेलरेशन। अब यहां पर रिटार्डेशन नहीं मालूम, दिमाग खराब हो गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 60 है, रिटार्डेशन नहीं मालूम, टाइम आया 60, तो यहां से रिटार्डेशन देखो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -1 आने का मतलब इस बात का प्रूफ है कि रिटार्डेशन है। तो यहाँ पर एक्सेशन 2 कौन सा रखते हैं? अब तो ट्रेन में ब्रेक लगाए जा रहे हैं, तो अब रुक रही है, तो रुक रही है तो रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन नहीं दे रखा, तो मैंने यहाँ पर भी पहले इक्वेशन मोशन से रिटार्डेशन निकाला, तो ये -1 आ गया इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो? तो यहां से सॉल्व करके आ रहा है 1800। तो पहले केस में कितनी चली भाई ट्रेन? 900 मीटर। दूसरे केस में 1800। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो 1800 प्लस 900, तो ये आ गया भाई 2700। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात को जरा अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हो सकता है ये थोड़ा और आसान तरीके से हो सकता होगा, वैसे तो मैंने आपको फिलहाल मेरा मोटिव ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा इक्वेशन ऑफ मोशन लगवाना आपको सिखा दूं सवाल के अंदर। आई होप बात सबको क्लियर हो गई होगी। चले, तो एक ही सवाल में देखो 4 बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी मैंने। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस हमें ऐसी होती है ऐसे सवालों से। चले और देखो, पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू करा, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी, ठीक है भाई। और कहा जा रहा है कि कांस्टेंट फोर्स है, मतलब कांस्टेंट फोर्स मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अच्छा याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, पहले बता दूं। कहा जा रहा है पहले 10 सेकंड में डिस्टेंस s1 कवर हुआ, अगले मतलब टोटल 20 सेकंड में s2 कवर हुआ, तो क्या रिलेशन है? बहुत सिंपल सी बात। देख भाई, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, सही है। इनिशियल वेलोसिटी 0, इसको हटा दो, तो s1 क्या आ रहा है? हाफ ए
पहले 10 सेकंड की बात है तो 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 50 और साथ में a, क्योंकि एक्सेशन तो मालूम नहीं है। S2 की बात करूंगा तो ut तो स्टिल 0, हाफ a। अब दूसरे वाले केस में एक्सेशन है 20 सेकंड, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, तो ये आया 200 a। समझ रहे हो? तो S1 है 50 a और S2 है 200 a, इनके बीच में रिलेशन, S2 को S1 से डिवाइड कराओ तो 200 a डिवाइडेड बाय 50 a से a कटा, तो ये आ रहा है 4, मतलब S2 जो है वो 4 S1 हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारो, क्या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। चले मेरे प्यारो, नेक्स्ट अभी सवाल है JEE 2026 में आया हुआ, अभी अप्रैल अटेंड का ताजा ताजा सवाल है, देख लो देख लो भाई, थोड़ा सा तरीके से करना पड़ेगा। दो मास है 3.5, 4 एंड 2.5, इसका मैं तरीका बता दूंगा, ये आप खुद से करना, कैलकुलेशन मतलब आप करना, करा मैं पूरा रहा हूँ। इनिशियल स्पीड दे दी, मतलब U1 U2 दे दिया 5 और 12 मीटर पर सेकंड। कहा जा रहा है कि भाई पहली वाली बॉडी ने 5th सेकंड में 104 मीटर कवर किया और दूसरी वाली बॉडी ने 129 मीटर, मतलब SN का फॉर्मूला लगना है। तो S फिफ्थ का फॉर्मूला क्या होगा, U प्लस A बाई 2 इंटू 2N माइनस 1, ये होता है। तो अगर मैं पहली वाली बॉडी की बात करता हूं तो उसके लिए 104 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो गायब, एक्सेलेरेशन नहीं मालूम बाय 2, और फिफ्थ सेकंड है ना, तो 2 इंटू 5, एन की जगह पर 5 रखो, तो 2 5 10 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 9। नहीं इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी है ना, 5 है, तो ये 5 प्लस A1 बाई 2 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, पहले 5 माइनस करोगे तो ये बनेगा 99, तो फिलहाल यहां से सॉल्व करके 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ रहा है। ऐसे सेम दूसरे वाले के लिए 129 डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी U2 हमारे लिए 12 दे रखी है, A2 बाई 2 इंटू वो भी 5th सेकंड है, तो 2 इंटू n माइनस 1, तो n की जगह पर 5 रखा, तो ये 9 आ गया। तो यहां से सॉल्व करो, तो A2 यहां से सॉल्व करके 250 या 225 आएगा शायद, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ शायद। ये कितना आएगा, ये 12 माइनस होगा ना, तो ये बनेगा 9 माइनस 2 हो गया 7, 117 इंटू 2 बाय 9, तो 9 1 9 होता है, बचा 2, 27, 9 3 27, हाँ तो ये 26, सॉरी अच्छा वो देख लिया, क्या ही लिख दिया था मैंने, तो ये 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक, तो मुझे दोनों बॉडी का एक्सटेंशन पता चल गया, मुझसे कहा जा रहा है उनके मोमेंटम का रेशियो बताओ, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है भैया मास इनटू वेलोसिटी, तो m1v1 बाय m2v2, लेकिन कब बताना है, जब टाइम हो 10 सेकंड, तो वेलोसिटी जब टाइम 10 सेकंड हो चुका होगा तब क्या होगी, तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a1t, बोलो, फिर इक्वेशन मोशन लग रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 5, a1 आया 22, टाइम इज 10, तो ये कितना हुआ 220 प्लस 5, अच्छा ये 225 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये 3.4 इंटू 225 हो गई। ऐसे ही 2.5 इंटू क्या होगा, तो v2 बताओ, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 12, एक्सेशन कितना है 26 इंटू टाइम डेट इज 10, तो 260 प्लस 12, तो ये 272 हो जाएगी मेरे हिसाब से, 272। अब ये सॉल्व करोगे तो ये रेशियो 9:8 का बैठेगा, तो x की वैल्यू 9 आ रही है। सवाल बढ़िया था, अच्छा था, JEE अप्रैल अटेम्प्ट में आया हुआ था। आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरे सेशन के अंदर सवाल अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे, इजी भी होंगे लेकिन अच्छे लेवल की बातें होंगी, और इंप्रूवमेंट तुम्हारा यहीं से होगा। बाकी तुम किसी का भी सेशन यूट्यूब पर जाकर लगा लो, झूठा दिली सेटिस्फेक्शन तो तुमको मिलकर रहेगा कि हाँ भाई मुझे आ गया मुझे आ गया मुझे आ गया, तो आसान आसान बता के तो मैं भी भैया बहुत अच्छा टीचर मान लिया जाऊंगा, क्योंकि हाँ मास्टर का पढ़ाया हुआ सब समझ में आ गया। अरे भाई वो JEE मेंस के सवाल सॉल्व करवा रहा है या नहीं करवा रहा,
अगर पढ़ने के बाद जेडब्ल्यू मेंस के सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं तुमसे और इस लेवल की बातें हो रही हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं हो रही तो सिर्फ तुमको धोखे में रखा जा रहा भाई। ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होता भाई। चले आगे। अब देखो ये सवाल ये काफी इजी है, ये मुझे सबसे पहले कराना चाहिए था, नहीं कराया, ये मैं तुमको अब होमवर्क में दूंगा। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, फिफ्थ सेकंड में कह रहे हैं कि बताओ कितना डिस्टेंस, एस फिफ्थ पूछा जा रहा है। सेम फॉर्मूला u प्लस ए बाय 2 इंटू 2n-1 लगा मेरे भाई, और बता आंसर क्या आ रहा है। अब इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, सब बच्चों का, जितने भी बच्चे यहां तक पहुंचे हैं, कसम है तुम्हें तुम्हारी आईआईटी की और उसकी दोनों की मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, इसका आंसर क्या आता है। और अगर गलत आया तो भैया आईआईटी तो छोड़ो, वो भी हाथ से गया तुम्हारे। ठीक, चलूं आगे चलूं आगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, इस सेशन के मतलब वो है हमारा व्हाट इज फ्री फॉल, या फिर सीधी बात है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये थोड़ा बढ़िया टॉपिक है, तरीके से करेंगे इसे, ध्यान से देख लीजिए एक बार, देख लो। ठीक है भाई, चलो अब मैं इसको जरा अपने तरीके से बताता हूँ, क्योंकि इसमें भी है तो सारी की सारी इक्वेशन ऑफ मोशन ही, बस इसमें हम ग्रेविटी का एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो बहुत इजी सी बात है, बढ़िया बात है, मजा आएगा, और इसके ऊपर हम अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे। तो देखो, जैसे सबसे पहली बात यह है कि पहले अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो आपके पास कोई बॉल है, आपके पास होगी ऑब्वियसली, कोई ना कोई बॉल तो होती है, तो उससे अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका यू वेलोसिटी से, तो भाई ये बॉल ऐसे ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऐसे मैक्सिमम हाइट पर जाती है, और फिर ये वापस नीचे आके भी गिरती है। ठीक है भाई, ये तो होता ही ऑब्वियसली। तो मान लो ए पॉइंट से मैंने फेंका, तो मैक्सिमम जब ये गई तो बी पॉइंट तक गई, और फिर उसके बाद ये सी पॉइंट पर आके गिर गई। तो अगर जैसे मैं इसकी बात करता हूं ए से बी वाली जर्नी की, ए टू बी वाली जर्नी की बात करें, तो भाई ऑब्वियसली मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा अर्थ की तरफ होगा। अगर मैं ए से बी पर बॉल फेंक रहा हूं तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां है, नीचे। तो अगर मैं बी से सी पर बॉल फेंक रहा हूं, तो अगर जब ए से बी पर जब बॉल जा रही है तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। जब बॉल बी से सी पर आ रही है तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां है भाई, कहां है, ऊपर है भाई साहब क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो। बॉल को ऊपर फेंका तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो बॉल को नीचे फेंका जाएगा तो भी तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, वो तो अर्थ की तरफ ही रहेगी ना भाई। तो यहां पर बच्चे लुटिया डुबोते हैं अभी फिलहाल। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगती है ये देखो। तो अगर मैं ए से बी, मतलब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्यों, बॉल को ऊपर फेंका गया तो u ऊपर की तरफ पॉजिटिव, एक्सेशन ड्यू ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये है कहानी। ऐसे ही अगर मैं फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ, तो हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट जो भी आ रहा है ऊपर की तरफ है, तो h प्लस का वेलोसिटी ऊपर की तरफ, लेकिन हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर a की जगह पर माइनस मैंने g रखा है। ऐसी थर्ड इक्वेशन मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh। क्यों 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 भाई, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, लेकिन 2as में तो एक्सेशन नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ है g, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है क्योंकि हाइट ऊपर की तरफ है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर तुम b से c पर आ रहे होते तो उसमें v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता, क्योंकि बी से सी पर अगर बॉल को फेंका जा रहा है तो बॉल भी नीचे की तरफ आ रही है, और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, फाइनल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, तो एक्चुअल में ये सब नेगेटिव है। अब सब नेगेटिव ना बोल के सबको पॉजिटिव बोल दिया गया है, समझ रहे हो। ऐसे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, अगर मैंने बी से सी पर फेंका बॉल को, ऊपर से बॉल नीचे आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो नेगेटिव एक्सिस में हो रहा है, तो h की वैल्यू नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नेगेटिव, सब नेगेटिव है, इसलिए सबको पॉजिटिव लिख दिया, लेकिन मालूम होना चाहिए ये सब नेगेटिव था एक्चुअल में। और ऐसे ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाता है। आइए कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो अगर आपको याद हो जाएंगे तो और बढ़िया बात हो जाएगी, वो फॉर्मूले मैं आपको याद भी करा देता हूं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला मैंने आपसे क्या कहा कि बॉल को अभी नीचे से ऊपर की तरफ अगर फेंका जा रहा है, बॉल को अगर अभी नीचे से ऊपर की तरफ ए पॉइंट से बी पॉइंट पर फेंका जा रहा है, तो बी इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो ना, तो वो मैक्सिमम हाइट पर जाके थोड़ी देर के लिए रुकता है, या फिर बॉडी जब भी वेलोसिटी टर्न करेगी तो टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो मानोगे। अगर ये बॉडी आगे जाके घूम के वापस पीछे आ रही है तो टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो मानी जाती है। तो ए से बी पर गई, अब बी से घूम के वापस नीचे आएगी तो टर्निंग पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू थी। अब अगर मैं यहां पर लगा दूं क्या, पहली इक्वेशन मोशन,
तो v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी, है ना। फाइनल वेलोसिटी 0, u है माइनस का gt, तो यहां से टाइम आ रहा है u बाय जी। तो नीचे से ऊपर जाने में समय कितना लगा, u बाय जी। तो भैया ऊपर से समय मतलब अब ऊपर के बाद नीचे भी तो आएगी, बॉल जो है ऊपर गई तो ऊपर जाने के बाद नीचे भी तो आएगी। तो टोटल टाइम कितना लगा, जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम कितना लगा, तो वो डबल हो गया। जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा, तो 2u बाय जी हो गया। समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरा, अगर मैं सेकंड इक्वेशन मोशन लगाऊं, ये थर्ड लगाता हूं, चलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो u स्क्वायर माइनस 2gh आया। तो यहां से देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ रहा है u स्क्वायर बाय 2g। मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि बॉल को इतनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला u स्क्वायर बाय 2g तुम लगा दो। टाइम बोले तो डायरेक्ट 2u बाय जी लगा दो, बस इतनी सी बात है। और याद रखना, बॉल जितनी वेलोसिटी से ऊपर जाती है टकराने के बाद वो उतनी वेलोसिटी से, मतलब पलटने के बाद उतनी वेलोसिटी से नीचे भी आती है। जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे उतनी वेलोसिटी से नीचे आएगी, अगर बस एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात भी यहीं पे कर लेते हैं। अब इस बार बॉल को ऊपर से ड्रॉप करा जा रहा है। बॉल को क्या करा जा रहा है, ड्रॉप। ड्रॉप मतलब छोड़ा जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या है, 0 है, और बिल्डिंग की हाइट क्या है, h है। तो अब ऊपर से जब नीचे आएगी तो अब ग्राउंड पर आके कितनी वेलोसिटी से टकराएगी। तो अब यहां पर देखो ये वाली थर्ड इक्वेशन मोशन लगाता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v आ गया अंडर रूट में 2gh। समझे, v क्या आ गया, अंडर रूट में 2gh। और ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, टाइम बताऊं। देखो सेकंड इक्वेशन मोशन, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये ut वाली टर्म 0 हो गई। देखो ये ut वाली टर्म 0 हो गई, तो ये अगर ut वाली टर्म 0 हो गई तो यहां से टाइम का फॉर्मूला निकल कर आ रहा है फिर सॉल्व करके अंडर रूट में 2h बाय जी। तो देखो बॉल नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो उसके फॉर्मूले अलग हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के, हाइट के। और बॉल ऊपर से नीचे अगर छोड़ी जा रही है तो उसके फॉर्मूले अलग हैं, अंडर रूट 2gh और अंडर रूट 2h बाय जी। तो इनको जरा सोच समझ के तरीके से देख लेना फिर लगाइएगा। मैंने आपको सारी बातें यहां पर पढ़ा दी हैं, ठीक है। आपको कुछ कुछ और बढ़िया ट्रिक वाली बातें और बता देता हूं ताकि आपको और मजा आए और आगे मैं क्वेश्चन फिर इजीली और जल्दी जल्दी सॉल्व करवा पाऊंगा। तो वो बात भी हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर यार ये ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग से बॉल को छोड़ा जा रहा है, तो पहले सेकंड में बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जो फॉर्मूला है। बॉल को अगर आपने ड्रॉप करा है, मतलब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यू टी वाली टर्म हो गई 0। तो पहले सेकंड में हाइट आएगी भाई g बाय 2, 10 बाय 2, जी की वैल्यू को 10 मानो तो 10 बाय 2 मतलब 5, और टाइम का स्क्वायर तो टाइम हो गया 1 सेकंड मतलब 5 मीटर। ऐसे दूसरे सेकंड में कितना, तो टाइम की जगह पर 2 आ जाएगा मतलब 20 मीटर। तीसरे सेकंड में कितना, यहां पर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब ये 45 मीटर। ऐसे चौथे में कितना करो, 80 मीटर। पांचवें में कितना करो, 125 मीटर। छठे में कितना करो, 180 मीटर। तो यहां से मैंने एक बात ऑब्जर्व करी, क्या बात ऑब्जर्व करी, ध्यान से देखो। ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस कवर करने का ये टाइम आ रहा है। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि बिल्डिंग की हाइट है 80 मीटर तो उसको ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, 4 सेकंड। तो ये अगर नंबर तुमको याद हो जाता है क्या, 5, 20, 45, 80, 125, 180, जैसे मुझे याद है, तो तुम बिना सॉल्व करे भी पता लगा लोगे कि बॉल को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा। लेकिन एक चीज और देखो, अगर मैं यहां पर ये बोलता कि फर्स्ट सेकंड में बताओ कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो वो तो 5 ही आएगा। अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगा रहा हूं एस एन वाला। कौन सा वाला भाई साहब, एस एन वाला, जो कि होता है u प्लस ए बाय 2 इंटू 2n-1, u प्लस ए बाय 2 इंटू 2n-1। अब अगर आपसे कोई बोले कि भैया सेकंड वाला सेकंड है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए की जगह पर आप क्या रखोगे, 10, 10 बाय 2 मतलब 5 इंटू 2n-1, तो 5 इंटू
n की जगह पर 2 रखा तो 2 2 4 -1 मतलब 3 हो गया ना, 4 -1 3 हो गया। तो ये 5 3 करके 15 आ रहा है, समझते जाओ। ऐसे अगर मैं आपसे कहूंगा थर्ड सेकंड पर बताओ तो 5 इंटू 2 इंटू 3 6 6 -1 दैट इज 5, ये करके 25 मीटर आ रहा है। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ चौथे वाले सेकंड में कितना कवर होगा तो वो 7 आ रहा है। ऐसे अगर मैं आपसे कहूंगे पांचवे वाले सेकंड में कितना कवर होगा तो वो 9 आ रहा है। तो बात समझिए, मतलब ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, दोनों अलग अलग बातें भाई। ये है टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ इतने टाइम में, और ये है कि उस पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। और आप जरा देखो 5 15 25 35 ये क्या ऑड नंबर का मल्टीपल नहीं चल रहा, 1 3 5 7 9, मतलब ये जो रेशियो हमारा ऑड नंबर का मल्टीपल के फॉर्म में आता है, 1:3:5:7:9:11 एंड सो ऑन, ऑड नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलें आगे, बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे पर्टिकुलर ऐसे बोला जाए ना कि भैया पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया था, बताओ तीसरे सेकंड में कितना किया होगा, तीसरे सेकंड में, तो सर 5 गुना किया होगा, 5 गुना किया होगा। और टोटल 3 सेकंड में कितना किया है, तो वो पहले में अगर 5 मीटर किया तो तीसरे सेकंड में 45 किया। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब कुछ जितना भी था मैंने आपको ये यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सब कुछ बता दिया है। आइए फटाफट सवाल पर आ जाइए। तत्व का सवाल है, कहा जा रहा है कि भाई फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एक पार्टिकल को हमने वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका है 10 की स्पीड से, तो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड हमारी क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, और रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय थर्ड एंड सेकंड सेकंड। देखो तो भैया थर्ड सेकंड में h थर्ड आपसे पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1, जरा ध्यान से सुनना। तो इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो 10 नेगेटिव, एक्सटेंशन g 10 की वैल्यू वो भी नीचे की तरफ है तो वो भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव है तो इसलिए दोनों को पॉजिटिव मान लो अभी, तो ये 5। थर्ड सेकंड की बात हो रही है तो 6 -1, तो ये कितना हो गया 35, तो थर्ड सेकंड में इतना, और सेकंड वाला सेकंड है तो इनिशियल वेलोसिटी 10 a बाई 2 मतलब 5 इंटू 2n-1, तो ये 4 -1 डेट इज 3, तो 15 + 10 25 हो गया। तो यहां से अगर हम देखें तो थर्ड सेकंड और सेकंड सेकंड का रेशियो क्या आ रहा है, तो ये 35 और 25 का रेशियो 7:5 आ रहा है क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। और देख लो अब ये टैप वाला सवाल आ गया, ये बढ़िया सवाल है, जेडब्ल्यू में 2026 में आया था अप्रैल अटेम्प्ट में। भाई हर साल इस टाइप के कोई ना कोई सवाल आते हैं, तो आप जरा तरीके से देख लीजिएगा, और ये बच्चों को समझने में काफी टफ लगते हैं लेकिन ये ईजी होता है। भाई आपसे कहा गया है कि भैया एक टैप है, तो हमने कहा कि ठीक है टैप बना लिया, हमने ये टैप बना लिया, ठीक है। इस टैप से पानी की बूंदें निकल रही हैं, टपकाओ, 5 मीटर की हाइट है पहली बात तो, और कहा जा रहा है रेगुलर टाइम इंटरवल पर बूंदें निकल रही हैं, और कहा जा रहा है जब फर्स्ट ड्रॉप जमीन पर टकराई तो छठी वाली निकलने वाली थी। तो देखो जब फर्स्ट ड्रॉप जमीन पर टकराई पहली, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, ये पांचवी होगी, तो छठी वाली जस्ट निकलने वाली थी, और सबके बीच में टाइम इंटरवल बराबर ही है, गैप कम बढ़ती हो सकता है, टाइम इंटरवल बराबर है। फिलहाल आपसे कहा जा रहा है फोर्थ वाली ड्रॉप, देखो ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो फोर्थ वाली ड्रॉप जमीन से कितनी हाइट पर होगी जब पहली वाली जमीन पर टच कर गई। सुनने में कितना टफ सवाल है, कितना आसान बनाऊंगा जरा देखो। पहले मुझे बताओ कि 5 मीटर की हाइट को कवर करने के लिए कितना समय लगता है, अभी पीछे बताया 1 सेकेंड। ड्रॉप वाले केस में फॉर्मूला टाइम का √2h/g था, ऐसे भी करके देख लो तो 2 × 5 g की जगह पर 10 स्टिल 1 सेकेंड आ रहा है। और ये तो मैंने तुमको ऐसे बता दिया कि 5 मीटर को कवर करने में अगर बॉल को छोड़ा जा रहा है तो 1 सेकेंड, पानी की बूंदे फेंकी थोड़ी जा रही है, छोड़ी जा रही है, तो 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है भाई साहब, इतनी बात समझ में आ गई, 1 सेकेंड लगा। और आगे बढ़े, ठीक है सर। अब देखो बूंदे अगर 6 है तो टाइम इंटरवल 5 होंगे, हमेशा देखो टाइम इंटरवल एक कम होता है, याद रखना। कैसे भाई, एक बूंद निकलने के बाद तो टाइम शुरू हुआ ना, तो एक बूंद और 2 बूंद के बीच का टाइम इंटरवल कुछ आएगा, 2 और 3 के बीच का आएगा, 4 और 3 के बीच का आएगा, 5 और 4 के बीच में आएगा, 6 और 5 के बीच में आएगा, ऐसे होगा। तो टाइम इंटरवल तो 5 ही बने।
तो एक्चुअल में ये जो 1 सेकंड है ना, ये 5 टाइम इंटरवल में बांटू तो 0.2 सेकंड, मतलब हर एक बूंद 0.2 सेकंड के बाद टप 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 करके निकल रही है। टपा टप नहीं, टप टप करके निकल रही है, ठीक है। तो 0.2 सेकंड। अब मुझे बताओ ये फोर्थ वाली ड्रॉप को नीचे आए हुए कितना समय हुआ है? 2 ही तो टाइम इंटरवल लगे। तो 0.2 और 0.2 मतलब फोर्थ वाली ड्रॉप के लिए, अगर मैं फोर्थ ड्रॉप की बात करता हूं तो टाइम आ गया उसके लिए 0.4 सेकंड। कैसे? 0.2 सेकंड ये, 0.2 सेकंड ये, खत्म कहानी। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? h इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यूटी तो हो गया 0, जी बाई 2 मतलब 5 हो गया, टाइम का स्क्वायर इज 0.4 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है भैया 0.8 मीटर। एम आई राइट? तो ये बॉल या फिर सॉरी ड्रॉप ऊपर से नीचे आई है कितना मीटर? 0.8 मीटर। तो जमीन से कितना ऊपर है? टोटल 5 था, तो 5 में से 0.8 निकालूंगा तो 4.2, तो जमीन से 4.2 मीटर ऊपर है। जमीन से 4.2 मीटर ऊपर है, जरा तरीके से देख लीजिए। बात क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बढ़िया सवाल था ये। सेम ऐसे जगलर वाले भी सवाल ऐसे होते हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, उनको भी ऐसे ट्राई करिएगा इस अगर तुमको ये समझ में आ गया। देखो भैया, एक स्टोन को फेंका गया, छोड़ा गया मतलब बलून से, और बलून नीचे आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो मतलब बलून नीचे आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो स्टोन की भी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड ही हो गई इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर 10 सेकंड, अभी कितना लल्लू सवाल है। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 नहीं दे रखा, तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 9.8 ले लेना। फटाफट डिस्प्लेसमेंट बताना, ये सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क में, ये आप मुझे करके दिखाओगे, ये मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है भाई, इसका जवाब भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा। अब तो यार तुमको शायद दिख ही गया। अब तो तुमको दिख ही गया। फिलहाल खुद से ईमानदारी से सॉल्व करके आईआईटी की कसम है खुद से करके दिखाइएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, सारी की सारी बातों को मैं बढ़िया से करा देता हूँ समराइज। जी हाँ, जितना भी अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सेशन 1 में मैंने आपको पढ़ाया, तो फटाफट देख लीजिए। तो समरी कुछ इस प्रकार है मेरे प्यारों। समरी कुछ ऐसी है कि सबसे पहले मैंने शुरुआत कहां से कराई, लाओ थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ, छोटा छोटा काफी देर हो गई। तो समरी कुछ इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की हमने शुरुआत करी थी सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। तो मैंने आपसे कहा कि भाई डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ऐसी वाई और जेड एक्सिस में सब में यही चलता है। फिर उसके बाद हमारी आई थी स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड और वेलोसिटी में मैंने आपको क्या बातें बताई? तो स्पीड में मैंने आपसे कहा कि भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो फिर वही बात है कि ये भी एक हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई, और ये पॉजिटिव और जीरो हो सकती है। ये एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है। एसआई यूनिट हमारी स्पीड की क्या होती है भैया? मीटर पर सेकंड होती है, चाहे वेलोसिटी हो कुछ भी हो। फिर हमारी टर्म निकल कर आई थी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है और वो टोटल कितने टाइम में हुआ है। और ऐसी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वो टोटल कितने टाइम में हुआ है, बस इतनी सी बात है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम ही बातें हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही बात है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस इतना छोटा होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही बैठते हैं। तो ये हमारा dx/dt आता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होता है। और उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने एक्सेशन बताया, जो कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, या फिर बोले तो v माइनस यू बाई टी है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। डायरेक्शन किधर होती है? क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन होती है चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती है। उसके बाद आ जाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने आपको पढ़ाई। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में भाई पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी हमारी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। चौथी भी होती है जो nth सेकंड के लिए होती है, जो कि मैंने आपको बताई, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1।
और मैंने ये भी बता दिया गैलीलियो नंबर, जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा है तो उसमें हमारा जो मल्टीपल आता है वो 1:3:5:7 ऑड नंबर के मल्टीपल में हमारा उसका डिस्प्लेसमेंट आता है। और ये सारी की सारी इक्वेशन मोशन कब तक वैलिड है भाई? ये तभी तक वैलिड है जब तक जान नहीं है, जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये तभी तक वैलिड है। उसके बाद फिर हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में फ्री फॉल वाली बातें करी हैं। इसमें मैंने कहा कि अगर बॉल को मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ यू वेलोसिटी से, तो उसको टोटल वापस नीचे आने में टाइम लगेगा 2u/g। मैक्सिमम हाइट, थोड़ा सा लाओ छोटा ही हो जाता हूँ, हाँ, तो मैंने क्या बोला 2u/g लगेगा, और मैक्सिमम हाइट पर वो जाएगा तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u²/2g आएगा। हाँ, अगर मैंने बॉल को ऊपर से ड्रॉप करा है और वो नीचे की तरफ गिर रही है, बॉल को मैंने क्या करा है, ड्रॉप करा है, बॉल को मैंने क्या करा है, देखो ड्रॉप करा, वो ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उस केस में उसको नीचे आने में जो टाइम लगता है वो होता है √2h/g, और ग्राउंड पर आके टकराएगी √2gh वाली वेलोसिटी से। ये सब हमने प्रूव करा है। तो ये थी सारी की सारी आज की बातें। फटाफट सारे के सारे बच्चों से बस मैं इतना सा बोलूंगा कि ये सेशन तुमको कैसा लगा भाई, इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तुम्हारा वो फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और अपने आप पर इंप्रूव करने के लिए मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा आज का सेशन कैसा लगा, आपने पूरा लगाया या नहीं लगाया, ठीक है। और आपके कमेंट को लाइक करूंगा, मैं सब बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ। एकलव्य टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आ रही है, शायद जिस दिन तुम ये सेशन देख रहे हो उसी दिन एकलव्य टेस्ट सीरीज आ भी चुकी होगी। और ये इकलौती ऐसी टेस्ट सीरीज है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल मैच करे थे हमारे JEE मेंस के अंदर, और आगे भी बिल्कुल पूरे चांसेस है कि करेंगे ही करेंगे, ठीक है भाई। तो 15 जुलाई को आ रही है, शायद जिस दिन आप लोग इस सेशन को देख रहे होगे तो 15 जुलाई 6 PM पर एकलव्य टेस्ट सीरीज आ चुकी होगी, तो फटाफट जाके इसको परचेज कर लीजिएगा। बाकी सब कुछ पढ़ाने वाला काम तो मैं तुमको करा ही रहा हूँ, बस अगर ये तुम और कर लोगे एकलव्य टेस्ट सीरीज तो तुम्हारे सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। फिर तो मेंस बढ़िया जाएगा, एडवांस भी बढ़िया जाएगा, और NIT तो छोड़ो IIT मिल जाएगा। चैनल पर सब्सक्राइब रहिए, आगे ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें तुमको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।